हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो में हम अपना खुद का एक वेब सर्वर बना रहे होंगे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग हमारा अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और उनके लिए भी है जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम इसमें जितना कुछ भी सीखेंगे, लाइक लॉक्स हो गए, सेमाफोर हो गया, आपका म्यूटेक्स लॉक, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, सॉकेट्स क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ये सब हम स्क्रैच से देखेंगे, बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और एंड टू एंड अपना मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर खुद का बना रहे होंगे एज अ प्रॉक्सी। वो मैं बताता हूँ क्या होगा। एंड हम कैश इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, LRU कैश, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट एक कैश होती है। वो क्या होती है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब हम आज कर रहे होंगे और हिट करके देख रहे होंगे कि हमारा वेब सर्वर कैसा परफॉर्म करता है। तो बिना किसी देरी के सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो मैं सब आपको पहले पार्ट में बताऊंगा कि हम करने क्या वाले हैं। एक आउटलाइन डिज़ाइन करूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। फिर हम देखेंगे थ्योरी में जैसे जैसे कोड करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँगा। और फिर हम कोड कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, तो जो हम आज बनाने वाले हैं वो है हमारा मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर। ठीक है, होगा क्या कि हम अपना एक सर्वर बनाएंगे एज अ प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी क्यों बनाएंगे वो भी है एक ऐसा है कि वो नेक्स्ट स्टेप है। आपका सर्वर तो बन ही जाएगा, बट हम उसको एज अ प्रॉक्सी बनाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, रिज्यूमे में लिख पाओ। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर तक आएगी, लेट सपोज मुझे google.com विजिट करना है। ठीक है, मेरे सर्वर तक ये रिक्वेस्ट आएगी। अब ये मेरे सर्वर तक जैसी रिक्वेस्ट आएगी, मैं क्या करूँगा, मैं इस रिक्वेस्ट को अपनी कैश में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, अब मेरी एक कैश इंप्लीमेंट होगी यहाँ पे। वो कैश क्या होगी, कैसे होगी, वो हम देखेंगे। ये है मेरी LRU कैश। ठीक है, अब जैसे ये मेरी कैश है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी। मैं देखूंगा कि भाई ये वाली रिक्वेस्ट मेरे को पहले मिली थी या नहीं। ठीक है, मेरे को कभी पहले भी किसी ने google.com रिक्वेस्ट किया था? अगर किया था, क्या वो कैश में प्रेजेंट है? उसका रिस्पॉन्स अगर प्रेजेंट है तो मैं यहीं से ही google.com का HTML रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो google.com का होस्ट है जहाँ से वो सब लेके आएगा, वहाँ तक मैं भेजूंगा सर्वर तक अपनी रिक्वेस्ट। ठीक है, वहाँ से जो भी आएगा वो वापस लेके आऊँगा अपने तक। ठीक है, वो जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा वो मैं अपनी कैश में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, कैश में स्टोर कर लूँगा और फिर मैं वो रिस्पॉन्स जो कैश में स्टोर करने के बाद वापस अपने होस्ट को दे दूँगा। तो ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। ठीक है, ये प्रॉक्सी मैं इसलिए इंप्लीमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखो, आप क्या कर सकते हो, आप google.com है, आप इसका रिस्पॉन्स यहीं से रिटर्न कर सकते हो अगर आपके पास रिस्पॉन्स है तो, राइट। तो आपका वो प्रॉक्सी ना होकर वेब सर्वर बन जाएगा जिसको रिक्वेस्ट आती है और वो रिस्पॉन्स देता है। बट मैं इसको नेक्स्ट स्टेप तक इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ जिसमें आप इसको एज अ प्रॉक्सी यूज़ करके कैशिंग भी कर सको। सो आज का टॉपिक है हमारा जो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है शुरू से, दैट इज़ मल्टी थ्रेडेड प्रॉक्सी वेब सर्वर विद LRU कैश। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में यूज़ कर रहा हूँगा। ठीक है, 2 लाइब्रेरीज में यूज़ कर रहा हूँगा। ये लाइब्रेरी किसकी तरफ से आप ये देख सकते हो, ये लाइब्रेरी है हमारी सम मेटवे आर्य की तरफ से। ठीक है, और ये लाइब्रेरी क्या करती है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सी लैंग्वेज में 2 तरह की एक्सटेंशन होती हैं, एक होती है .h और एक होती है .c। जो .h है उसका मतलब है हेडर फाइल्स। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉक्सी पार्स .h फाइल है, ये हमें सब कुछ डिक्लेयर करना होता है इसमें कि क्या हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, IFNDEF ये सब मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी। कोई लिंक नहीं है इसका प्रोजेक्ट के साथ, बट ये लाइब्रेरी हम आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर रहे होंगे जो कि आपकी HTTP रिक्वेस्ट को पार्स करती है। ठीक है, कैसे करती है मैं बताता हूँ आपको। तो ये हेडर फाइल है, इसमें हमने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ये stdio.h और string.h ये सब इंक्लूड करके प्रॉक्सी पार्स हमने क्या किया है, हमने इस फाइल का नाम दिया है प्रॉक्सी पार्स। ठीक है, हमने बोला कि अगर ये नाम कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ तो डिफाइन कर दो, इफ़ नॉट डिफाइन दिस। ठीक है, एंड डिफाइन डीबग दिस। एंड उसमें हमने सब कुछ जो भी हम स्ट्रक्ट यूज़ कर रहे होंगे वो सारे हमें डिक्लेयर करने हैं, कि बताना है कि क्या क्या यूज़ कर रहे होंगे, दैट्स इट। उसकी डेफिनेशन नहीं देनी, डिक्लेरेशन देनी है। ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि पास्ट रिक्वेस्ट करके एक स्ट्रक्ट यूज़ करेंगे जिसमें मेथड होगा, प्रोटोकॉल होगा, होस्ट होगा, पोर्ट होगा। ठीक है, पार्स रिक्वेस्ट जो भी आपकी HTTP रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे google.com, ये एक HTTP रिक्वेस्ट है, राइट। तो कोई भी आप यहाँ पे google.com कर रहे हो तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP ऐसा कुछ होगा, राइट। ये गेट रिक्वेस्ट होगी और फिर आप कौन से होस्ट पे कर रहे हो तो ऐसी एक रिक्वेस्ट आएगी। तो वो जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आती है उसके पास क्या होता है, उसके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक उसके पास होता है सबसे पहले ऊपर प्रोटोकॉल जो कि है अपना HTTP। ठीक है, उसके बाद होता है अपने पास हेडर्स होते हैं। ठीक है, उसके पास अपनी बॉडी होती है,
तो आप अगर ये देखोगे तो ये एक पूरा का पूरा पेलोड टाइप होता है, राइट। तो उसमें से जो हेडर्स होते हैं अपने पास वो निकालने पड़ेंगे। आपको अगर मैं एग्जांपल दिखा दूं अभी के अभी, ये google.com का एग्जांपल है जो मैं पोस्टमैन से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, www.google.com गेट रिक्वेस्ट। और अगर आपका हेडर इसमें देखो तो हेडर हम कौन कौन से कर रहे हैं कि एक्सेप्ट इनकोडिंग, कनेक्शन, कीप अलाइव, राइट। और होस्ट मैं किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं बॉडी देना चाहूँ बॉडी भी दे सकता हूँ। और ये मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है एक HTML गूगल की तरफ से, राइट। तो ये मेरे क्लाइंट से सीधा गूगल के सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, और मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, अपना खुद का सर्वर जो कि एज अ प्रॉक्सी सर्वर में ऐड करना चाह रहा हूँ। तो जो ये रिक्वेस्ट जाएगी उसका एक मेथड होगा गेट पोस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोटोकॉल होगा HTTP, होस्ट होगा जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसका पोर्ट क्या है, पाथ क्या है, वर्जन HTTP का कौन सा है। तो ये सब इसके अंदर डिफाइंड है ये लाइब्रेरी के अंदर, जो कि हम आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर रहे होंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड की डेक्लेरेशन दी हुई है पार्स रिक्वेस्ट क्रिएट करने के टाइम। तो ये जब हम यूज़ करेंगे आपको समझेगा। तो सीधा अपन चलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अपना प्रॉक्सी सर्वर विद कैश.c, ये अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा आपको एक ही चीज़ करनी रहती है जो कि है इंक्लूड डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि आपकी C लैंग्वेज में आप करने वाले हो, राइट। इसमें हमें ओके प्रॉक्सी parse.h जो है वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी एक लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। प्रॉक्सी का नाम गलत है, प्रॉक्सी, हाँ ठीक है। और उसके बाद एक बेसिक सी फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए stdio, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट io.h, ये कर लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हम कर लेंगे string.h। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैं जो कैश स्टोर कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं जो कैश बना रहा हूँ, ठीक है, मैं जो कैश बना रहा हूँ उसमें मेरे को एलिमेंट स्टोर करने हैं, राइट। जो मैं कैश बना रहा हूँ इसमें मेरे को एलिमेंट स्टोर करने हैं, और वो कौन से एलिमेंट होंगे वो मैं अभी डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं अपन, और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्ट्रक्ट कैश एलिमेंट, ठीक है। अब इसके पास क्या होगा, करैक्टर स्टार, सबसे पहले इसके पास होगा डेटा, जो भी एलिमेंट हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उस एलिमेंट का कैश के अंदर होने का मतलब ये है कि पहले वो रिक्वेस्ट कभी ना कभी आई थी, उसका रिस्पॉन्स हम लेके आए थे सर्वर से और हमने कैश में स्टोर किया था। तो जो भी डेटा आया था रिस्पॉन्स में उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है, करैक्टर स्ट्रीम में। फिर हम बोलेंगे कि कितना डेटा की लेंथ है उसमें, ठीक है, मतलब डेटा अगर कितने बाइट्स का आया है उसको हम स्टोर कर लेंगे। फिर हम बोलेंगे कि कौन सी URL पे रिक्वेस्ट गई थी। अगर मेरी रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट HTTP www.google.com, तो उसका URL भी मैं स्टोर कर लूँगा इस एलिमेंट में, ताकि जब मेरी रिक्वेस्ट दोबारा google.com से आएगी मैं उस एलिमेंट को फाइंड कर सकूँ उस URL से, ठीक है, कि ये दोबारा रिक्वेस्ट आ गई है, अगर वो एलिमेंट रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी कैश का साइज़ भी लिमिटेड है, राइट। आप अनलिमिटेड स्टोर नहीं कर सकते उसमें चीज़ें, तो वो भी है। उसके बाद हम टाइम बेस्ड LRU कैश यूज़ कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड time.h। टाइम बेस्ड क्या होता है, टाइम बेस्ड मतलब कि हम ये करेंगे, देखो LRU कैश मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अगर इसका साइज़ लेट सपोज 3 है, अगर इसका साइज़ 3 है आपकी कैश का, और चौथा एलिमेंट आपको एक रिक्वेस्ट आती है www.facebook.com, अब चौथी रिक्वेस्ट आती है, आप सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आते हो, आप स्टोर करना चाहते हो, बट कैश का स्टोरेज तो 3 एलिमेंट का है, राइट। तो 3 एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिए, अब चौथा एलिमेंट कैसे डालूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा सबसे पुराना एलिमेंट इसमें से कौन सा है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। रिसेंट टाइम में सबसे कम बार यूज़ होना इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश, ठीक है। आप इसको मल्टीपल तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। फर्स्ट तरीका होता है कि लेट सपोज अगर फर्स्ट एलिमेंट मैंने यूज़ किया, कभी मेरे पास google.com आया, सर्वर से लेके आया, फिर दोबारा google.com आया, मैंने कैश से सर्व कर दिया, तो ये एक बार यूज़ हो गया, ठीक है, ये एक बार यूज़ हो गया। अब लेट सपोज facebook.com आया था, मैं सर्वर से लेके आया था, उसको स्टोर किया, अब दोबारा facebook.com आया था, मैंने कैश से सर्व कर दिया एक बार। और ऐसे ही लेट सपोज youtube.com, और ये मैंने 2 बार सर्व कर दिया। youtube.com आया, सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आया, कैश में स्टोर किया, फिर दोबारा youtube.com आया, कैश से मैंने सर्व किया 1, दोबारा youtube.com आया, कैश से सर्व किया 2, ठीक है। और ऐसे ही लेट सपोज ये अपना यूजेज है, तो आप क्या कर सकते हो, चौथा एलिमेंट डालते वक्त ये देख सकते हो कि सबसे कम बार यूज़ हुआ ये, इसको हटा दो, ठीक है। इसका मतलब इसकी ज़रूरत अभी कैश में नहीं है, इसको ज़्यादा रिक्वेस्ट अभी हाल फिलहाल में नहीं मिल रही।
तो अब मैं डाल दूंगा इस नए वाले एलिमेंट को इसमें और इसका यूजेज लिख दूंगा 0। ठीक है, ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, एक तो ये काउंटर बेस्ड हो गया और एक हो गया टाइम बेस्ड। अपन टाइम बेस्ड यूज़ कर रहे होंगे जो रिसेंटली या फिर जो सबसे लास्ट में जिसका टाइम है, मतलब जो यूज़ हुआ था बट बहुत टाइम हो गया उसको, अब उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं LRU टाइम ट्रैक। जब इसका यूज़ होगा तभी समझेगा, अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि अलग अलग तरीके हैं। अब हम क्या करेंगे, एज अ एलिमेंट। ओके, तो हमने स्ट्रक्ट बना दिया है। ठीक है, और इसके पास नेक्स्ट भी होगा ये, क्योंकि हमें जो LRU कैश रखनी है इसमें जो एलिमेंट हैं, ठीक है, एलिमेंट हैं जो ये, तो इसका हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट बनानी है। यस और नो, ये बनाना है ना हमें, ये बनाना है। तो ये जो लिंक लिस्ट है इसको मैं कैश एलिमेंट लिखा हूँ, बट एक्चुअल में ये कैश एलिमेंट लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, बट कैश एलिमेंट की लिस्ट है ये जो मेरा स्ट्रक्ट है, तो मैं ये बनाना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ, राइट, ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एक चेन, तो इसलिए नेक्स्ट उसका एलिमेंट अगेन कैश एलिमेंट ही होगा। और सी में ऐसा होता है कि आपको इसको स्ट्रक्ट दोबारा लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको टाइप डेफ यूज़ कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो इसकी टाइप डेफ, कि जहाँ पे भी मेरे को स्ट्रक्ट कैश एलिमेंट लिखना पड़ रहा है उसको रिप्लेस कर दो विद कैश एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपको स्ट्रक्ट कैश एलिमेंट लिखना था, अब उसको सिर्फ ये लिख दोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप जब कंपाइल कर रहा होगा सी, इसकी जगह पे ये चिपका देगा। ठीक है, तो ये सही है, और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। तो इतना आपका LRU कैश का एक एलिमेंट विद लिंक लिस्ट बन जाएगा। अब अपन यहाँ पे सारे फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन बाद में कर देंगे। कैश एलिमेंट, ठीक है, कैश एलिमेंट, और ये हमारा है फाइंड फंक्शन, जो कि ये जो हम लिंक लिस्ट बनाएंगे, ये वाली जो लिंक लिस्ट बनाएंगे, इसको हम इसमें से एलिमेंट जब फाइंड करेंगे, ठीक है, एलिमेंट इसमें फाइंड करेंगे, तो एलिमेंट कैसे मिलेगा, वो कैश एलिमेंट, तो उसके लिए एक एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, राइट। जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर कर रखा है उनको पता होगा ये कैसे करते हैं, हेड और वो सब, है ना। उसके बाद इंट ऐड एलिमेंट करेंगे, ऐड कैश एलिमेंट करैक्टर स्टार डेटा, ठीक है, इंट साइज़, कितने साइज़ का डेटा ऐड करना है और किस URL पे रिक्वेस्ट आई है वो, ये अपना हो गया क्लियर। ठीक है, ये अपन सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर लास्ट वाला हो जाएगा रिमूव कैश एलिमेंट। तो जब कैश भर जाएगी तो हमें कोई ना कोई एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा, और ये कुछ भी ऑब्वियसली इन आर्ग्यूमेंट्स में अपने नहीं लेगा। ठीक है, और अपना जो चलने वाला है सर्वर, खुद का प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, जो ये चलेगा, ये वाला प्रॉक्सी सर्वर, ये वाला, ये कौन से पोर्ट पे चलेगा ये हम बताने वाले हैं। हम बोल रहे हैं कि 8080 पोर्ट पे हम चलाएंगे इसको। ठीक है, ओके जी। और हर कोई जब भी हम ये प्रॉक्सी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उससे सॉकेट ओपन करना पड़ेगा, राइट। सॉकेट कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी, सबको पता है। सी में अपन कर रहे हैं कोड, ऐसा तो है नहीं कि Node.js का एक्सप्रेस यूज़ कर लेंगे, राइट। सॉकेट्स तो बनाने पड़ेंगे फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉकेट आईडी पहले ही ग्लोबल लेवल पे अपने प्रॉक्सी के लिए बना देंगे, प्रॉक्सी सॉकेट आईडी। और उसके बाद क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ कि ये मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है, जब google.com आया तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक सॉकेट ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक क्लाइंट है C1 मतलब मेरा कंप्यूटर, इसने google.com रिक्वेस्ट करा, ठीक है जी, इसने google.com रिक्वेस्ट करा। अब सेम मेरा एक और क्लाइंट है, लेट्स सपोज C2। अब ये मेरे खुद का कंप्यूटर का दूसरा टर्मिनल हो सकता है जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, या फिर कोई बंदा और हो सकता है जिसका ये क्लाइंट है। अब वो रिक्वेस्ट करता है फेसबुक, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है फेसबुक। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ये रिक्वेस्ट है मेरे प्रॉक्सी सर्वर पे जाएंगी, राइट, क्योंकि मेरा मल्टी थ्रेडेड प्रॉक्सी सर्वर है तो मेरे को मल्टीपल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो मेरे को google.com के लिए एक अलग सॉकेट खोलना है, फेसबुक के लिए अलग सॉकेट खोलना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं google.com का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा, इसके लिए एक सॉकेट बना दूँगा, ठीक है, इसके लिए एक सॉकेट बना दूँगा जहाँ पे google.com को जो भी रिस्पॉन्स आएगा कैश में स्टोर करने के बाद ब्ला ब्ला ब्ला, वो मैं इसमें रिटर्न कर दूंगा इस सॉकेट के थ्रू। और ये सारे सॉकेट मेरे प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा थ्रेड्स। जितने क्लाइंट मेरे साथ कनेक्ट होंगे उतने मैं थ्रेड बनाऊंगा, हर एक थ्रेड में एक सॉकेट बनाऊंगा,
ठीक है, कैसे करेंगे मैं अभी बता देता हूँ। पी थ्रेड टी, ठीक है जी, पी थ्रेड टी टी आई डी मतलब थ्रेड आईडीज़ कितने होंगे, मैक्स क्लाइंट्स। अभी मैं इसको बना देता हूँ मैक्स क्लाइंट्स, ठीक है। और मैक्स क्लाइंट्स अपन यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, हैड डिफाइन मैक्स क्लाइंट्स। कितने मैक्स क्लाइंट्स रख सकते हैं, 10 रख दें। 10 क्लाइंट्स एक टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं। और पी थ्रेड यूज़ करना है तो आपको इसकी लाइब्रेरी लेके आनी पड़ेगी, पी थ्रेड डॉट एच, आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है। तो पी थ्रेड टी हो गया और टी आई डी हमारे पास हो गई और मैक्स क्लाइंट्स हो गए, ठीक है। ओके, पी थ्रेड टी, what is it saying, variable p thread is not a type name, okay। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया, मैक्स क्लाइंट्स 10 हो सकते हैं और ये यहाँ पे पटक देगा, दैट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक है। जो भी हमने नंबर लिखा है वो यहाँ पे आके पटक देगा, दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, सेमाफोर। सेमाफोर क्या होता है मैं ये आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सेमाफोर, ठीक है, एंड पी थ्रेड म्यूटेक्स, म्यूटेक्स एंड टी। अब ये मैं बता देता हूँ है क्या ये, और यहाँ पे मैं लॉक लिख देता हूँ। सेमाफोर क्या होता है, सबसे पहले ये तो पता चल गया ना, जितने अपन सॉकेट ओपन करेंगे उतने हर एक अलग अलग थ्रेड में जाएंगे। ये एक सॉकेट है, ये अलग थ्रेड हैंडल करेगा, ये अलग थ्रेड हैंडल करेगा, तो जितने क्लाइंट से उतने थ्रेड बनाएंगे, तो इसलिए उसका हमने एरे बना लिया जिसमें थ्रेड आईडीज़ स्टोर होंगी, ठीक है। उसके बाद सेमाफोर क्या है ये मैं बताता हूँ, और लॉक क्या है ये बताता हूँ। अब क्योंकि LRU कैश है, अब लेट सपोज एक क्लाइंट google.com एक्सेस करता है और एक क्लाइंट facebook.com रिक्वेस्ट करता है, राइट। अब जब google.com रिक्वेस्ट करता है, मैं सर्वर से रिस्पॉन्स लेके आऊँगा, कैश में डाल रहा हूँगा, यहाँ पे कैश में डाल रहा हूँ, और दूसरा थ्रेड क्या करेगा, facebook.com कैश में डाल रहा होगा। दोनों शेयर्ड रिसोर्स हैं, राइट। दोनों के लिए LRU कैश शेयर्ड रिसोर्स है। थ्रेड 1 अगर डाल रहा है और थ्रेड 2 भी डाल रहा है, तो यहाँ पे आ सकती है रेस कंडीशन। जब भी कोई थ्रेड के लिए एक रिसोर्स शेयर्ड होता है तो उसको हम क्या हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, लॉक से, ठीक है। तो T1 पहले क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या लॉक एक्वायर्ड है, क्या किसी ने लॉक ले रखा है, वो बोलेगा नहीं तो मैं ले लूँगा। T2 आएगा, बोलेगा क्या लॉक किसी ने ले रखा है, तो T1 ने ले रखा होगा, तो T2 तब तक वेट करेगा, T1 अपना राइट करेगा, फिर लॉक छोड़ेगा, और फिर T2 को मिलेगा, T2 लॉक एक्वायर करेगा, राइट करेगा, फिर छोड़ेगा। तो आप जब भी ये सब करते हो शेयर्ड रिसोर्स के लिए, तो आपको म्यूटेक्स लॉक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सेमाफोर का मतलब ये है, सेमाफोर भी एक लॉक का टाइप ही है, बट ये क्या होता है कि एक आपका वेरिएबल होता है। मैं अगर बताऊँ आपको कि सेमाफोर की वैल्यू है लेट सपोज 10, ठीक है, इक्वल टू मैक्सिमम क्लाइंट, मेरे जितने क्लाइंट हो सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास थ्रेड आएगा, ठीक है, वो बोलेगा कि मेरे को एक सॉकेट ओपन करना है। मैं बोलूँगा कि हाँ, मेरे पास जो थ्रेड आईडी का एरे है, जो मैंने अभी एरे आपको बताया TID का, मैं बोलूँगा वो 10 का है, सेमाफोर की वैल्यू 10 है शुरू में, ठीक है। मैं बोलूँगा ठीक है, इसको नो कर दो, ठीक है। होता क्या है कि सबसे पहले 2 फंक्शंस हैं आपके, एक है सेम वेट, एक है सेम सिग्नल। सेम सिग्नल होगा क्या, एक थ्रेड आएगा, वो बोलेगा कि भाई एक मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, मैं TID में देखूंगा कि सेमाफोर की वैल्यू कितनी है, 10 है, मैं सेम वेट कॉल करूंगा। सबसे पहले सेम वेट क्या करेगा, जो भी वैल्यू उसको माइनस कर देगा बाय 1, तो ये 10 को नो कर देगा। अभी भी सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है तुम कर सकते हो जो भी तुम्हें करना था। अब वो सॉकेट बनाना था, उसको TID में थ्रेड ID स्टोर करना था, जो भी करना था वो हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा आएगा, ठीक है, वो करेगा। अब कॉन्कुरेंट हैं ये सारे, जब एक थ्रेड मैंने क्रिएट किया एक सॉकेट और दूसरा सॉकेट क्रिएट किया, तो ये सारे अभी भी चल रहे हैं। तभी अगर कोई बीच में एग्जिट हो जाता है, अगर गूगल चल के एग्जिट हो जाता है, तो सेम सिग्नल कॉल कर देगा, जो क्या करेगा, दोबारा उसकी वैल्यू बढ़ा देगा कि भाई मेरा काम हो गया, अब तू 8 से 9 कर ले, ठीक है। लेट सपोज सारे के सारे थ्रेड वेट में है, सारे के सारे थ्रेड ही 10 थ्रेड आए, पहले 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर लास्ट में 0 हो गया। अब 11वां क्लाइंट आता है मेरे पास, और पहले 10 के 10 क्लाइंट एग्जिट नहीं हुए। 11वां क्लाइंट जब मेरे पास आएगा, वो बोलेगा कि मेरे को थ्रेड बनाना है। मैं बोलूँगा मैक्सिमम क्लाइंट्स अलाउड थे 10, बट सेम की वैल्यू कितनी है, मैं बोलूँगा ठीक है सेम वेट कॉल करता हूँ। सेम वेट कॉल करूँगा, ये क्या करेगा, 0 - 1 विच इज़ -1। तो जैसी सेम वेट के बाद सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ये जब तक पॉजिटिव नहीं होती तब तक एक क्लाइंट
वेट करता रहेगा। अब यहाँ पे जितने भी 10 क्लाइंट थे उसमें से एक क्लाइंट भी एग्जिट हुआ, वो क्या करेगा 0 + 1 1 एक बढ़ा देगा। फिर सेम सिग्नल क्या करेगा, जो भी वेटिंग पे होते हैं उनको अवेक कर देगा, सिग्नल दे देगा। तो क्लाइंट 1 आएगा, 11 आएगा और फिर दोबारा इसकी वैल्यू 0 कर देगा। अब कौन कौन से क्लाइंट चल रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, क्योंकि 10th वाला एग्जिट हुआ है अभी के अभी। तो ये होता है सेमाफोर, होता ये लॉक ही है, बट इसके पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। लॉक के पास सिर्फ 2 वैल्यू होती हैं 0 1। 0 मतलब लॉक अवेलेबल मतलब है, मैं एक्वायर करूँगा 1 कर दूंगा, और अगर कोई बाद में आएगा तो उसको लॉक 1 मिलेगा और तब तक वेट करेगा जब तक लॉक 0 नहीं हो जाता। तो सेमाफोर इज सिंपली लाइक लॉक बट हैविंग मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये सब है। अब ये एरर दे रहा है, लेट मी इम्पोर्ट सेमाफोर। तो सेमाफोर के लिए semaphore.h लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, #include semaphore.h। ठीक है जी। अब pthread क्यों एरर दे रहा है? ओके, मैंने सारी की सारी लाइब्रेरीज जो भी हमें चाहिए मैंने सारी को इंपोर्ट कर दिया है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्ट्रिंग, टाइप, सॉकेट भी चाहिए हमें, ठीक है। या IPv4 IPv6 एड्रेस के लिए netdb चाहिए, और inet अगेन एक फैमिली है इंटरनेट, ये सब एड्रेस और पोर्ट वगैरह असाइन करने के लिए। टाइम अगेन है ना, sys, pthread, सेमाफोर, टाइम, ये सब मैंने दे दिया है। ठीक है, तो कुछ एरर आ रहा था, मे बी pthread 2 लाइब्रेरीज पे डिपेंड करता हो, सो दैट इज़ फिक्स्ड। तो अब आते हैं आगे। हमने लॉक दे दिया है कैश के, हाँ हमने कैश का फंक्शंस डिफाइन कर दिया है। अब हमें कैश का हेड डिफाइन करना पड़ेगा कि जब भी कैश में कुछ भी होगा उसका एक ग्लोबली हेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हेड होना चाहिए जो मेरा एलिमेंट फाइंड करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैश एलिमेंट ही उसका टाइप होगा, पॉइंटर, हेड पॉइंटर होगा ऑब्वियसली, ठीक है, पॉइंट कर रहा होगा, और हेड, दैट्स इट, हेड होगा। इंट कैश साइज़, ये अभी हम डिक्लेयर नहीं करते, ये कैश के सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये सारी कैश की चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं इंट मेन, इंट आर्ग सी, ठीक है, एंड आप उसके बाद करोगे करैक्टर स्टार आर्ग सारे वेरिएबल्स आर्ग वी, दैट्स इट, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, इंट, अब जो भी क्लाइंट आपके साथ सॉकेट खोलना चाहता है उसका आप सॉकेट आईडी, ठीक है, उसके लिए आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दो, और क्लाइंट एलियन लेंथ, ये क्या होगा, उसके एड्रेस की लेंथ वगैरह उसके लिए स्टोर करने के लिए काम आएगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ स्ट्रक्ट सोक एड्रेस। अब ये सब मेरे को कैसे पता, देखो ये आपको इंटरनेट से सर्च करने के बाद ही पता चलता है। अगर आप सी लैंग्वेज पहली बार कर रहे हो तो आपको ये सब फाइंड करना पड़ेगा, और हम इसको सी लैंग्वेज में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं सीधे जावा वगैरह में बना दूंगा तो कुछ भी इतना आप लो लेवल में नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो बी विद मी फॉर द लर्निंग्स। और सोक एड्रेस जाके आप इंटरनेट पे देख सकते हो, इसके अंदर भी जाके देख सकते हो कि एक स्ट्रक्ट होता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट लेंथ मिलता है, एड्रेस फैमिली मिलता है, एटसेट्रा, राइट। तो ये सब आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सर्वर एड्रेस और क्लाइंट एड्रेस 2 स्ट्रक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर, जो सर्वर पे मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ और जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है उसका मैंने एक सॉकेट आईडी ले लिया। जैसे फाइल्स हम खोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप देखा होगा फाइल खोलते हैं तो फाइल डिस्क्रिप्टर मिलता है हमें, राइट, एक इंट जो उसको पॉइंट करता है। वैसे ही क्लाइंट सॉकेट भी एक फाइल है एट द एंड, तो वो भी एक आपको इंट देगा। ठीक है, काइंड ऑफ सॉकेट डिस्क्रिप्टर, तो वैसा ही है। ठीक है, अब सेम इनिट कर देते हैं, जो हमने सेमाफोर बनाया था ऊपर उसको इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल टू द मैक्सिमम क्लाइंट्स जितने हमने बोले थे। यहाँ पे उसको एड्रेस चाहिए रहेगा सेमाफोर का, तो हम एम्परसेंट लगा के एड्रेस दे देंगे और मैक्स क्लाइंट्स उसको दे देंगे कि भाई सेमाफोर इज इक्वल टू 10 इन द वेरी इनिशियल पार्ट। ठीक है जी, अब आ जाते हैं pthread mutex init, जो हमने ऊपर लॉक लगाया है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, लॉक का एड्रेस पास कर देते हैं यहाँ पे, और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं एज नल। ठीक है, नल करना पड़ेगा, नहीं तो सी में बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें गार्बेज रहती हैं। ठीक है, गार्बेज वैल्यू रहती है आपके पास। तो ये हो गया, ये क्या बोल रहा है, ओके, सेमाफोर की मिनिमम वैल्यू नहीं दी हमने, मिनिमम है 0, मैक्सिमम है मैक्स क्लाइंट्स, दैट्स इट।
राइट। अब आगे आ जाते हैं कि ये जस्ट मैं जब अपना प्रोग्राम चलाऊंगा ना तो वहाँ पे मैं पोर्ट देना चाहता हूँ, मतलब अगर किसी को 8080 पोर्ट पे नहीं चलाना, 9090 पे चलाना है तो वो पोर्ट दे सकता है। तो अब हम आर्ग्यूमेंट चेक कर लेते हैं। argv, अगर 2 आर्ग्यूमेंट मिनिमम होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि मैं जब भी कमांड प्रॉम्प्ट में अपने ये टाइप करूँगा प्रोक्सी विद 9090 पोर्ट अगर मैं चलाना चाहूँ तो 9090 पोर्ट चलाना चाहूँ तो मैं पोर्ट भी दे सकता हूँ। अगर नहीं दिया तो मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं लगा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पोर्ट नंबर को ATOI क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये फंक्शन है, जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट में डालते हो वो एज अ स्ट्रिंग आता है। तो आप जो भी डाल रहे हो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, आप जब ये डालोगे प्रोक्सी 8090 तो ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है ये 0th हो गया, ठीक है, और ये फर्स्ट हो गया। तो इसको हम पोर्ट ले लेंगे। अगर नहीं दिया पोर्ट तो हम प्रिंट कर देते हैं printf टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे exit 1। अब आपने ये सिस्टम कॉल्स का अगर पढ़ा हो हमारे अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो सिस्टम कॉल्स हमने पढ़ी थी, उसमें एग्जिट एक सिस्टम कॉल थी जो आपके पूरे प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है, ठीक है। तो वो हम कर देंगे, आपका प्रोग्राम यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर बंद नहीं हुआ तो फिर हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग प्रोक्सी सर्वर एट पोर्ट, और यहाँ पे हम पोर्ट दे देंगे जो हमने ऊपर लिया है। इतना समझ आया। अब चलते हैं आगे। अब जो हमने ऊपर अपने प्रोक्सी वेब सर्वर का हमने सॉकेट आईडी बनाया था, ये जो प्रोक्सी वेब सर्वर है इसका भी सॉकेट ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में इसका तो ऑब्वियसली एक, देखो होता क्या है कि इसका एक ही सॉकेट रहेगा, प्रोक्सी का एक ही सॉकेट रहेगा यहाँ पे जिस पे हर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये मेन सॉकेट रहेगा जिस पे हर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, और उसी को हम अभी प्रोक्सी सॉकेट आईडी उसको हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब ये एक सॉकेट से एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद हम एक नया थ्रेड स्पॉन करेंगे, ठीक है। हम एक नया थ्रेड स्पॉन करेंगे जो क्या करेगा, जो नए सॉकेट्स बनाएगा फॉर दिस क्लाइंट्स। अगर google.com आता है वो यहाँ से एक्सेप्ट होगा, ठीक है। फिर मैं एक नया सॉकेट यहाँ पे उसके लिए बना दूंगा। अब जब भी google.com का रिस्पॉन्स आएगा वो इसी सॉकेट से रिटर्न होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ही रिटर्न होगा। अब जैसे ही google.com की जगह दोबारा एक बार लेट सपोज facebook.com आ जाता है, facebook.com, तो यहाँ पे अगेन मेन सर्वर पे जाऊँगा, सॉकेट पे जाऊँगा, फिर नया थ्रेड स्पॉन होगा, नया सॉकेट खुलेगा और जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इस वाले सॉकेट से होगी, दूसरे वाले से, ठीक है। तो एक बार अपना प्रोक्सी के लिए नॉर्मल वाला सॉकेट बनाएंगे, सॉकेट AF INET। देखो अगेन ये IPv4 का वो है, मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। सोक स्ट्रीम का मतलब है कि जो भी होगा TCP पे होगा। अब देखो ये इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हो, TCP UDP 2 तरह की चीज़ें होती हैं। TCP का मतलब है सिंपल सा सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, हैंडशेक होगा HTTP का, ठीक है, ये हमने पहले भी देख रखा है, बट अगेन TCP है ये, ठीक है। आप सर्वर से पहले बोलोगे कि आर यू अवेलेबल, वो बोलेगा येस, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हैंडशेक इन लेमन टर्म्स, प्रोक्सी, ठीक है। और यहाँ पे आ गया प्रोक्सी, और ये हमने IFNet दे दिया और यहाँ पे 0 दे दिया। अब देखो ये क्या है, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो इंटरनेट नेटवर्क UDP TCP उसको उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सोक स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम सॉकेट, ठीक है। जो आप सॉकेट बना रहे हो उसके ऊपर जो है स्ट्रीम है, सॉकेट स्ट्रीम आप दे रहे हो, ठीक है। और सॉकेट के अंदर जाओगे तो आप इसकी डेफिनेशन देखने के लिए ये कर सकते हो, मैन सॉकेट, ये क्या क्या एक्सेप्ट करता है क्या क्या नहीं। देखो लास्ट में है प्रोटोकॉल और 0th प्रोटोकॉल। देखो सोक स्ट्रीम क्या होता है, या सोक स्ट्रीम सीक्वेंस रिलायबल 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल गया सोक स्ट्रीम क्या होता है। उसके बाद AF INET भी होगा यहाँ पे कहीं पे, वो देख लेना। और ये प्रोटोकॉल अगर अपन डिफाइन करते हैं, प्रोटोकॉल स्पेसिफाई द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल टू बी यूज, नॉर्मली अ सिंगल प्रोटोकॉल एग्जिस्ट टू सपोर्ट अ सॉकेट, हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल फॉर मैनी प्रोटोकॉल टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सब है, तो हमने 0 दे दिया, तो ये भी आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। उसके बाद हम जब भी सॉकेट कोई क्रिएट नहीं कर पाते तो उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर सॉकेट रिटर्न नहीं कर पाए तो हम एक एरर रेज कर देंगे और यहाँ पे बोल देंगे फेल्ड टू क्रिएट अ सॉकेट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट मार देंगे, दैट्स इट राइट। अगर सॉकेट बन जाता है तो हमें इस सॉकेट को रीयूज़ करना है,
ठीक है। सॉकेट को रीयूज़ करना है, अभी आपको मैंने बताया कि एक ग्लोबल सॉकेट होगा, वही बार बार यूज़ होगा बाकियों के लिए। तो सॉकेट को रीयूज़ करने के लिए भी आपको सॉकेट पे ऑप्शन सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सेट सोक ओप्ट करके एक आता है, अगेन ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं हर एक के अंदर जाके आपको नहीं बता सकता कि क्या होता है ये, बट अगेन दे आर फेयरली सिंपल, जस्ट मैन कमांड यूज़ करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सोल सॉकेट आप एक फ्लैग दोगे, जिसका मतलब है कि सॉकेट लेवल पे जाके, सॉकेट लेवल पे जो भी आपने सॉकेट क्रिएट किया उसके अंदर जाके ये सारी ऑप्शन सेट करके आ जाओ, ठीक है। रीयूज़ ADDR, एड्रेस को रीयूज़ करना है। एक अगर google.com आया तो दूसरे के लिए ये नहीं बोलना है कि एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़, सेम सॉकेट यूज़ करना है, ठीक है। कॉन्स्ट करेक्टर स्टार, कॉन्स्ट लगाओ या ना लगाओ डजेंट मैटर, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो मैंने रीयूज़ यहाँ पे बोला है, रीयूज़ बोला है, उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट ये क्या लेता है, अगर आप सेट सॉकेट ऑप्शन में जाओ तो ये सारे के सारे वॉइड स्टार इंट इंट इंट, ठीक है। तो ये तो अपना इंट ही है। सोल सॉकेट अगर आप देखोगे तो ये भी आपका एट द एंड इंट में कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सा में से, ये भी एड्रेस इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंट इंट इंट, और अगला वाला उसको वॉइड स्टार, मतलब एक वो वाला पॉइंटर की, यूनिवर्सल पॉइंटर की, कुछ भी यहाँ पे दे दो, कैर स्टार इंट स्टार कुछ भी दे दो, ठीक है। साइज ऑफ रीयूज़, ठीक है। साइज ऑफ रीयूज़ ये क्या करेगा, इंटीजर का साइज़ बेसिकली कितना होता है, आई थिंक 4 बाइट्स होता है, तो वो देख लेना, वो दे देगा। और अगर ये नेगेटिव आया, रुको नेगेटिव, हाँ अगर ये नेगेटिव आया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे p एरर रिटर्न कर दूँगा अगेन, और यहाँ पे बोल दूँगा सेट सोक ऑप्शन फील्ड। अब अपन सब कुछ डिफ़ाइन कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया। उसमें सबसे पहले जो भी हमने ऊपर सर्वर एड्रेस और ये सब निकाले थे, अगेन जब भी आप कोई स्ट्रक्ट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, वो गार्बेज वैल्यू होल्ड करता है बाय डिफ़ॉल्ट इन सी, तो सबको आपको क्या करना पड़ता है, क्लीन। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो भी मैंने सॉकेट का सर्वर एड्रेस बनाया था, सॉरी, उसका एड्रेस दे रहा हूँ सबसे पहले B0 को। B0 क्या करेगा, सब में 0 भर देगा, मतलब क्लीन कर देगा। फिर मैं साइज़ ऑफ करने वाला हूँ सर्वर एड्रेस, कितने तक करना है ये सब, हर कोई सिस्टम कॉल इन सी ज़्यादातर साइज़ ऑफ मांग रही होगी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। फिर वही है सर्वर ADDR, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, सर्वर फैमिली, रुको सर्वर एड्रेस, सोक एड्रेस, सोक एड्रेस के अंदर सिन फैमिली होना चाहिए, ओके। सोक एड्रेस अंडरस्कोर इन है, अब इसके अंदर, हाँ अब सही है तभी, ओके SIN है, ठीक है। सॉकेट एड्रेस, इंटरनेट स्टाइल, ये सब है सॉकेट अंडरस्कोर इन के अंदर, ये वाला स्ट्रक्ट हमें यूज़ करनी है, ठीक है। और आ जाते हैं फिर यहाँ पे, और सर्वर ADDR सिन फैमिली, कौन सी फैमिली यूज़ करनी है, अगेन INET, ठीक है। IPv6 नहीं 4, अगेन सर्वर एड्रेस डॉट सिन पोर्ट इज इक्वल्स टू HTONS। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, HTONS पोर्ट नंबर, ये इंटरनेट को जो समझ आते हैं ना नंबर्स, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अगर आप HTONS में जाओ तो ओके, इसमें तो आपको नहीं मिलेगा, बट मैन HTONS अगर मैं करता हूँ, कन्वर्ट 16 बिट 32 बिट 64 बिट बिटवीन नेटवर्क बाइट ऑर्डर एंड होस्ट बाइट ऑर्डर, ठीक है। नेटवर्क बाइट ऑर्डर इज अ बिग एंडियन, देखो बिग एंडियन लिटिल एंडियन कुछ होता है, ये आपको पढ़ लेना है। ऑन मशीन विच हैव बाइट ऑर्डर विच इज सेम एज द नेटवर्क, ठीक है। जो भी मशीन पे जा रहा है उसको बाइट, उसकी बाइट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये करता है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, नेटवर्क को समझ आए पोर्ट, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। सर्वर एड्रेस डॉट सिन एड्रेस डॉट सर्वर एड्रेस, ठीक है। सिन फैमिली में जाके हमने इन एड्रेस एनी, हमने बोला इस सॉकेट पे इस सर्वर का एड्रेस, जो आप जिस सर्वर से कम्युनिकेट करने वाले हो एट द एंड, उस पर कुछ भी एड्रेस आप डिफाइन कर दो, वी डोंट केयर, ठीक है। मतलब अपने आप करो ऑब्वियसली। अब अपन क्या करेंगे, बाइंड, बाइंड क्या होगा देखो, प्रोक्सी सॉकेट आईडी स्ट्रक्ट सोक एड्रेस स्टार सर्वर एड्रेस, अगेन सोक
ये सर्वर एड्रेस जो है अगर आप देखो तो ये सोक एड्रेस इन उसी की फैमिली है, और ये जो बाइंड है इसको ये वाला चाहिए स्ट्रक्ट, तो हमने टाइप कास्ट कर दिया ये, और ये सी में बहुत बार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक हेडेक है एंड दैट्स फाइन। और हमेशा मैंने आपको बोला है सर्वर एड्रेस आपको जो भी लास्ट में आप दोगे उसका साइज़ हमेशा देना पड़ेगा। बाइंड मतलब जब भी आपको कोई करना होता है ओपन सॉकेट तो उसको बाइंड करने के बाद एक्सेप्ट या रिसीव सेंड जो भी होता है तो बाइंड करना चाहते हैं। अगर बाइंड नहीं हुआ ये तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि पोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। पोर्ट अवेलेबल नहीं है तभी तो बाइंड हो नहीं पा रहा उस पोर्ट पे, राइट। और यहाँ पे एग्जिट मार देंगे, ठीक है। अगर नहीं आया एरर कुछ भी तो बोल देंगे कि भाई बाइंडिंग ऑन पोर्ट, कौन से पोर्ट पे बाइंड हो रहा है वो हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे पोर्ट नंबर जो भी ऊपर से आया था, ठीक है। इंट लिसन स्टेटस इज इक्वल्स टू लिसन। अब अपन लिसन करेंगे, अपने प्रोक्सी सर्वर का जो एड्रेस सॉकेट है वो लिसन करना शुरू कर देगा। प्रोक्सी सॉकेट आईडी, ठीक है। और मैक्स क्लाइंट कितने हैं वो भी हमने दे दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिसन में जाओगे तो इसका दूसरा वाला इंट जो है अगर आप दोबारा मेन करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है वो, ठीक है। तो अगेन हर बार ये आपको लगाना पड़ता है गो लैंग की तरह। अगर लिसन स्टेटस 0 है, नहीं मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम लिसन कर पा नहीं रहे हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे एरर इन लिसनिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एग्जिट मार देंगे। अब आ जाते हैं अपन इटरेटर डिफाइन करने पे, कितने क्लाइंट्स कनेक्ट हुए हैं कितने नहीं। तो अपन उसके लिए एक कनेक्टेड सॉकेट आईडी, जब भी कोई सॉकेट ओपन होता है उसकी एक, अगेन मैं बता रहा हूँ, इंट होता है आपके पास, ठीक है। जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर को होता है तो आप यहाँ पे कितने सॉकेट कनेक्ट हो चुके हैं आपके प्रोक्सी के साथ उसका ब्यौरा रखना चाहोगे, राइट। तो उसके बाद आप एक इनफाइनाइट लूप चलाओगे जिसमें हमेशा शुरू में आप अपने जो क्लाइंट का एड्रेस है, ठीक है, जो क्लाइंट का एड्रेस है उसको पहले तो करोगे, उसको पहले तो क्लीन करोगे साइज ऑफ क्लाइंट एड्रेस, या फिर हमने लेंथ भी ऊपर एक डिफाइन किया हुआ है उसको कर ही लेते हैं, रुको। क्लाइंट लेंथ इज इक्वल्स टू साइज ऑफ क्लाइंट एड्रेस। अब हमने क्या किया, क्लाइंट एड्रेस क्लीन कर दिया, गार्बेज वैल्यू हटा दी और उसकी जो भी फाइनल वाली एड्रेस है उसको लेंथ में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्लाइंट सॉकेट आईडी, अब सॉकेट ओपन करते हैं, ठीक है। अब सॉकेट ओपन जब करेंगे क्लाइंट के सॉकेट से हम एक्सेप्ट कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है, प्रोक्सी के सॉकेट तक, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अगेन स्ट्रक्ट देना पड़ेगा हमें, कौन सा सॉकेट एड्रेस, रुको, सोक एड्रेस, और यहाँ पे क्लाइंट एड्रेस कहाँ से लेके कहाँ से आ रहा है वो हमने दे दिया। एक्सेप्ट किस में करना है, एक्सेप्ट कहाँ से एक्सेप्ट करना है, ये क्लाइंट एड्रेस है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉकेट सोक लेंथ टी स्टार, अगेन एक उसको लेंथ भी देनी पड़ेगी, और क्लाइंट लेंथ। इसका मतलब सिंपल सा है, अगेन मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है आप जब भी टाइप कास्ट करते हो, ठीक है, हाँ, तो आप जब भी टाइप कास्ट करते हो तो यहाँ पे अपने को स्ट्रक्ट चाहिए था किसका, सॉकेट एड्रेस, तो हमने क्लाइंट एड्रेस उठाया। क्लाइंट एड्रेस अगर आप जाओगे तो ये क्या है, ये सॉकेट एड्रेस इन फैमिली से आता है, तो उसको हम इसमें टाइप कास्ट कर सकते हैं। और इंट ये जो है ये भी एक इंट ही है, अगर आप देखोगे सोक लेंथ टी ये भी एक इंट है, और इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एक्सेप्ट वाले फंक्शन को वो चाहिए था। तो टाइप कास्टिंग इसमें अपने आप सी में नहीं होती, आपको करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि इसमें करो। अब क्लाइंट अगर सॉकेट खुल गया है, ठीक है, नहीं खुला है सॉरी, तो हम यहाँ पे अगेन प्रिंट एफ कर देते हैं, नॉट एबल टू कनेक्ट, ऐसा कुछ लिख देते हैं और एग्जिट मार देते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर पाए हो तो आप क्या करोगे, कनेक्टेड सॉकेट आईडी जो है उसके उसमें डाल दोगे क्लाइंट का सॉकेट आईडी, जो आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट हुए हो, वो सॉकेट ओपन हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, उसको आप डाल दोगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब क्लाइंट का पूरा हो गया है। अब अपन चलते हैं स्ट्रक्ट सोक एड्रेस इन
स्टार क्लाइंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट सोक एड्रेस इन और क्लाइंट एड्रेस। यह मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक पॉइंटर बना रहा हूँ उसके ऊपर दोबारा से, ठीक है। क्लाइंट एड्रेस को मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ, बेसिकली सोक एड्रेस इन से ही सोक एड्रेस इन में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, बेसिकली कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तक कॉपी नहीं बनी है, अभी तक तो मैंने पॉइंटर बनाया है स्ट्रक्ट। अब मैं यहाँ से एक एड्रेस निकाल रहा हूँ, कैसे, आईपी एड्रेस निकालूंगा, क्योंकि क्लाइंट का जो भी एड्रेस से सॉकेट ओपन हुआ है उससे अब मैं क्लाइंट एड्रेस निकाल सकता हूँ। तो सिन एड्रेस, हाँ ठीक है। करैक्टर एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, ये क्यों डिफाइन कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा अभी। आईनेट डिफ़ॉल्ट एड्रेस लेंथ, हाँ तो ये स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दी। आईनेट एंड टॉप AF आईनेट फैमिली एंड आईपी एड्रेस जो अभी हमने क्लाइंट से निकाला है, ठीक है जी। STR आईनेट लेंथ, ये ओके। अब आईनेट एंड ओके AF आईनेट, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर जाके ओके आईनेट एंड टॉप है ना, मैन आईनेट एंड टॉप, ओके। यहाँ पे बहुत सारे आईनेट, नेट ऑफ, आईनेट नेटवर्क, आईनेट एंड टोआ एंड टॉप, ठीक है। एंड टॉप में जाके देख लेते हैं। द फंक्शन कन्वर्ट्स एन एड्रेस फ्रॉम नेटवर्क फॉर्मेट, ठीक है, जो नेटवर्क का फॉर्मेट था, टू प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। द साइज आर्गुमेंट स्पेसिफाई द साइज। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, हमें जो नेटवर्क का एड्रेस मिला है, क्लाइंट का सॉकेट ओपन हुआ है, उसका एड्रेस है, उसमें से आईपी एड्रेस वगैरह निकाला है हमने, वो सब के लिए हमने एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए सब किया है। और अगर आप इसमें और पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। आईनेट एड्रेस लेंथ एंड डिफाइन द मैक्सिमम साइज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ एड्रेस ऑफ रिस्पेक्टिव टाइप। इट रिटर्न्स नल इफ सिस्टम एरर अकर्स, ठीक है। और इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। दिस फंक्शन इज प्रेजेंट वैलिड फॉर दिस फैमिली IPv4 ठीक है। क्या हो रहा है अभी अपन आगे देखते हैं। इससे होगा क्या, हमने आईपी एड्रेस को जो STR बनाया था विद डिफ़ॉल्ट लेंथ, आईपी एड्रेस जो हमने निकाला है उसको फॉर्मेट करके डाल लिया है, ठीक है। और ये हमें 6 नहीं, हमें सिंपल वाला चाहिए। तो ये सब हमने कन्वर्जन किया सिर्फ प्रिंट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम उसको प्रिंट कर सकें कि क्लाइंट इज़ कनेक्टेड विद पोर्ट नंबर दिस एंड IP एड्रेस इज़ दिस, ठीक है। ओके स्ट्रिंग इसको करते हैं, डेसिमल में कैसे आएगा, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, N पोर्ट कन्वर्ट करने के लिए अपने पास तो NTOHS सीधा है ये फंक्शन, ठीक है। ये क्या कर देगा, क्लाइंट एड्रेस डॉट सिन पोर्ट। अगर आप सिन पोर्ट करोगे तो इन पोर्ट टी का वो टाइप है, उसको अपने आप ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा। और बाद में जो हमने प्रिंट करना है वो करना है STR। जो इतना झंझट किया हमने सिर्फ कन्वर्जन करने के लिए किया ताकि हम ये प्रिंट कर सकें। तो ये सब आपको अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगेन C में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ChatGPT से पूछो, पता होना चाहिए हमें कब सॉकेट ओपन करना है, क्या करना है, बाकी सब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे जैसे करोगे, ठीक है। तो P थ्रेड क्रिएट कर देते हैं। अब अपना सारा क्लाइंट का सॉकेट ओपन हो गया है, कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया है क्लाइंट से, ठीक है। अपने मेन सॉकेट पे, प्रोक्सी के सॉकेट पे हमने क्लाइंट से कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अंदर क्लाइंट ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये लूप चलता रहता है, जैसे ही लूप में क्लाइंट आता है, ठीक है, एक्सेप्ट चलेगा, क्लाइंट आया, एक्सेप्ट चलेगा, आगे बढ़ेगा, क्लाइंट का सॉकेट ओपन होगा। अब जो क्लाइंट ने हमारे साथ सॉकेट ओपन किया है यहाँ से, उसके लिए एक नए थ्रेड में सॉकेट देना पड़ेगा ताकि बाकी वाले क्लाइंट बाकी थ्रेड पे आ सकें, ठीक है। तो TID हमने एक एरे बनाया था, ठीक है। थ्रेड ID हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। नल क्यों है ये बताता हूँ। थ्रेड फंक्शन हम यहाँ पे अभी ये करने वाले हैं, कौन सा फंक्शन चलाना है वो हमें बताना पड़ेगा कि ये थ्रेड नया बना दो, पर उस थ्रेड में ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो, ठीक है। विद अ यूनिवर्सल पॉइंटर ऑफ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। वर्ड स्टार मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। इंट भी दे सकता हूँ, कैर दे सकता हूँ, कुछ भी। तो ये मैंने आई दे दिया कि भाई जो वाला भी क्लाइंट मेरे साथ कनेक्ट हुआ है
थ्रेड फंक्शन उसके लिए चलाओ और उसमें जो भी सॉकेट मेरा ओपन हुआ था क्लाइंट का, ठीक है, क्लाइंट का सॉकेट ओपन हुआ है ना, ठीक है, यहाँ से क्लाइंट सॉकेट ओपन करेगा। अब वो सॉकेट को ही मैं यूज़ करूँगा, जो क्लाइंट का सॉकेट ओपन हुआ है उस सॉकेट को मैं ओपन करूँगा, और जब कोई नया क्लाइंट आएगा तो मैं अगेन एक नया सॉकेट बनाऊँगा, ठीक है। हर एक सॉकेट ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होते जाएंगे, बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले थ्रेड में ये वाला आर्ग्यूमेंट जाएगा बेसिकली, ठीक है, i++। ये आपका इतना सा लूप है, और लास्ट में आपको जब भी लूप एग्जिट करोगे तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख दो कि जो भी आपने पॉइंटर बनाते हो उसकी मेमोरी आपको खाली करनी पड़ेगी एंड रिटर्न कर दो 0। ये आपका मेन फंक्शन था इतना, ठीक है। अब थ्रेड फंक्शन लिख लेते हैं फटाफट। जो कि कुछ रिटर्न करता नहीं है, ठीक है, और लेता क्या है, ये थ्रेड फंक्शन लेता है void स्टार, मतलब अगेन void स्टार आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट में एनी होता है ना, एनी में कुछ भी पास कर दो, वैसे ही इसमें आप कुछ भी पास कर सकते हो, इंट पास कर सकते हो, कैर पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो, राइट। तो ये थ्रेड फंक्शन अभी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेमाफोर चलाएंगे कि भाई जो TID हमने ऐड तो कर दिया है, ठीक है, TID ऐड तो कर दिया है, तो क्या हमारे पास इतना दम है कि हम उसको अभी थ्रेड चला सकें, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्लाइंट्स जितने ही थ्रेड चलाने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे तो थ्रेड बनते रहेंगे। तो हम यहाँ पे सेमाफोर की वैल्यू देंगे, सबसे पहले वेट करेंगे। वेट क्या करता है, सेमाफोर की वैल्यू -1 करता है, और उसके बाद चेक करता है सेमाफोर नेगेटिव हुआ है या नहीं। अगर नेगेटिव हो गया है तो वो वेट करेगा, अगर नेगेटिव नहीं हुआ है तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इतना सा करता है ये। तो यहाँ पे सेम गेट वैल्यू कर लेते हैं अपन सेमाफोर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। सेमाफोर की वैल्यू p में डालेंगे और प्रिंट f करेंगे सेमाफोर वैल्यू इज़ %d एंड p, ठीक है जी। अब अपन कर लेते हैं t, एक नया पॉइंटर बनाते हैं जो कि क्या करेगा, जो भी आपका ऊपर से सॉकेट आया है उसको, मैंने आपको बोला ना यूनिवर्सल सॉकेट है, तो उसको इंट स्टार में टाइप कास्ट करके हम एक t सॉकेट में स्टोर कर लेते हैं। इंट सॉकेट इज इक्वल्स टू, अभी उसी t को ही एक नए वेरिएबल में कॉपी कर लेते हैं। और अगर आपको पॉइंटर की वैल्यू जाननी हो तो उसको डी रेफरेंस करना पड़ता है। डी रेफरेंस के लिए ऐसे करना पड़ता है, राइट। ये आप पॉइंटर बना रहे हो, ये पॉइंटर से वैल्यू निकाल रहे हो। तो बाइट्स सेंड क्लाइंट, क्लाइंट से कितनी, अब आपने सॉकेट खोल लिया यहाँ पे, अब क्लाइंट आपको जो भी HTTP रिक्वेस्ट मारना चाहता है उसकी बाइट सेंड करना शुरू करेगा, ठीक है। कितनी बाइट रिक्वेस्ट हुई हैं उसकी लेंथ, ठीक है। अब एक बफर बना लेते हैं जिसमें रिक्वेस्ट आएगी आपकी BUFFER, कैलोक मैलोक, एक 2 सिस्टम कॉल्स हैं, ठीक है। कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, मैक्स बाइट्स। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, #define max bytes as 10 × 2⁻10 कर देते हैं, ठीक है। दैट्स इनफ। 2⁻10 इज 1024 विच इज़ 1024 बाइट्स विच इज़ 1 GB × 10, ठीक है। मैक्स बाइट्स ही है ना, ओके। साइज ऑफ, कितनी बाइट्स हमें करनी है, करैक्टर का साइज़ कितना होता है 4 बाइट्स, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है 2 बाइट्स, तो हमें 4 बाइट्स इंटू कितनी मैक्सिमम बाइट्स करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, अगर मैं इसको और कम दूं, हमने शायद ज़्यादा दे दिया, इसको मैं दे दूं 4096, ठीक है। 4096 मतलब 4K, ठीक है। और करैक्टर 1 बाइट का अगर मैं मान लूँ तो 4 किलोबाइट्स, ठीक है। तो लेट्स चेक विद दिस। करैक्टर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है हमेशा कि कितना बाइट्स का वो होगा, ओके। जो हमने बफर बनाया है, अब इसको अगेन इसमें गार्बेज वैल्यू हटा देते हैं, ये हम बार बार कर चुके हैं, और एक बार और कर लेते हैं, बफर मैक्स बाइट्स, कितनी बाइट्स का बफर बनाना है, ठीक है। तो B0 आ जाएगा बफर मैक्स बाइट्स, तो हमने ये कर दिया। ये एरर क्यों दे रहा है, आइडेंटिफायर इज अनडिफाइंड, बाद में देखते हैं इसको, ओके।
बफर बन गया, उसको इनिशियलाइज़ कर लिया। अब अपन कर लेते हैं बाइट्स सेंड क्लाइंट। अब क्लाइंट से अपन एक्सेप्ट नहीं, अब रिसीव करेंगे। अब बाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें कितनी बाइट्स रिसीव करनी है? सबसे पहले जो भी ऊपर सॉकेट बनाया है उस सॉकेट पे रिसीव करनी है। पॉइंटर बेसिकली हम इसकी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है, पॉइंटर की। नहीं तो जो भी हमने पॉइंटर एक्सेप्ट किया है बाय रेफरेंस वहीं से ही हम रिसीव करना शुरू कर दें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। बफर सॉकेट कौन से किस बफर में डालना है, कितनी बाइट्स डालनी है, ठीक है, 0। तो रिसीव क्या है? देखो रिसीव अगर आप जाओगे तो इंट साइज टी इज़ फाइन, ये हो गया। तो सॉकेट बफर मैक्स बाइट्स 0, ठीक है। यहाँ से हम रिसीव करना शुरू कर देंगे और अगर हमें बाइट्स मिल जाती हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी बाइट्स सेंड फ्रॉम क्लाइंट इज़ पॉजिटिव, विच मीन्स हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है HTTP की अपने क्लाइंट से। और फिर हम बफ़र फिल हुआ है, हो सकता है कि आपने 4096 का बफ़र डिफ़ाइन किया, उसमें इतनी बड़ी रिक्वेस्ट आया ही ना, ठीक है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो हम लेंथ चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे सब स्ट्रिंग। हम बोलेंगे कि बफ़र में देखो कोई भी स्ट्रिंग है HTTP रिक्वेस्ट है, वो किससे एंड होती है? इससे एंड होती है, ठीक है। ये उसका एंड ऑफ फाइल आप बोल सकते हो एक तरह से। अगर जब तक ये नहीं मिलता, ठीक है, जब तक ये नहीं मिलता आप तब तक बाइट्स एक्सेप्ट करते जाओगे, ठीक है। अगेन आप रिसीव करोगे सेम सॉकेट पे। अब आप कहाँ से बफ़र स्टार्ट करोगे? बफ़र प्लस जितनी रिसीव हो चुकी है उतनी लेंथ प्लस कर दोगे। अब और कितनी बची हुई है? मैक्सिमम बाइट्स माइनस जितनी लेंथ रिसीव हुई है एंड 0। ये 0 क्यों लिखते हैं? आई फॉरगॉट, आई थिंक इट्स अ डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल टू रिसीव, ठीक है। तो ये देख लेना 01 ही वैल्यू होती है शायद, तो ये देख लेना, एल्स में हम जाएंगे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है ऐसे, हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेके आते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट ले ली। अब अपन अगेन इस रिक्वेस्ट को एक टेम्प रिक्वेस्ट में बना लेते हैं ताकि हम इसको अगर कैश में, क्योंकि देखो रिक्वेस्ट आई है हमारे प्रोक्सी तक, उस रिक्वेस्ट को हमें कैश में सर्च करना है, तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ पहले, ठीक है। एंड अगेन ये ज़रूरी नहीं है कॉपी बनाना, ये हम जस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो ये बना लेते हैं, तो मैलोक कर लेते हैं। मैलोक स्ट्रिंग लेंथ कितना चाहिए? बफ़र चाहिए, जितना बफ़र है, इनटू जितना बफ़र स्ट्रिंग का है इनटू साइज़ ऑफ करैक्टर, ठीक है। जो भी करैक्टर है जितनी बाइट्स का है इतने का मेरे को एक टेम्प रिक्वेस्ट का कैर पॉइंटर चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा? आपको एक मेमोरी एलोकेट कर देगा काइंड ऑफ एरे, और जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस मेमोरी के लिए एक पॉइंटर बना देगा टेम्प रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन बफर डॉट स्ट्रिंग लेंथ बफर, जो भी बफर है मेरा वहाँ तक जाऊँगा, i प्लस प्लस जो भी बफर में मैंने स्टोर किया है वो टेम्प रिक्वेस्ट एरे नहीं है, ये एक पॉइंटर है। जब आप टेम्प रिक्वेस्ट i करते हो तो ये जहाँ पे भी है इसका पॉइंटर वहाँ पे जाएगा, एरे में i में जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंटर डी रेफरेंसिंग से भी कर सकते हो और सीधा भी ऐसे एक्सेस कर सकते हो। अब अपन बना लेते हैं स्ट्रक्ट कैश एलिमेंट, सीधा एलिमेंट भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कैश एलिमेंट भी लिख सकते हो। फाइंड करेंगे जो हमने अभी बनाया है टेम्प रिक्वेस्ट एक कॉपी, उसको डालेंगे, ठीक है। ये हमने अब जब डाल दिया तो हम बोलेंगे कि अगर ये अभी हमें फंक्शन बनाना बचा बाय द वे, जो हम अपनी कैश में एलिमेंट फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि भाई अगर टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर हमें मिल गया वो जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, टेम्प रिक्वेस्ट आपने डाली, उसका रिस्पॉन्स आपको LRU कैश से मिल गया तो बढ़िया है, तो बढ़िया है। फिर आप क्या करोगे? टेम्प लेंथ साइज ऑफ करैक्टर, ये आपका टेम्प जो एरे साइज़ है। देखो टेम्प का साइज़, जो टेम्प एरे है उसका एग्जैक्टली साइज़ पता कितना होगा? लेंथ, जो भी टेम्प की लेंथ है इनटू साइज़ ऑफ करैक्टर, ये टोटल साइज़ होगा। और अगर आपको उसके एलिमेंट्स निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टेम्प की लेंथ निकालो जो कि होगी, लेट सपोज अगर टेम्प 4 एलिमेंट्स होल्ड करता है तो 4 इंटू, अगर करैक्टर 4 बाइट्स का है तो 4 इंटू 4 मतलब 16 बाइट्स होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मेरे को लेंथ कितनी आएगी उसकी? 16 डिवाइड बाय 4,
ठीक है, तो वो उसका एग्जैक्ट एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 4। तो ये एक C++ में कॉमन सी प्रैक्टिस है, डिवाइड करना और इनटू मल्टीप्लाई करना। तो जस्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें मिल गया है रिस्पॉन्स कैश से ही, तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे। रिस्पॉन्स बनाएंगे मैक्स बाइट्स का, ठीक है, और यहीं से रिटर्न करना शुरू कर देंगे वाइल जब तक पोजीशन, अगेन पोजीशन, ये सब डेटा स्ट्रक्चर में आपने किया होगा, ठीक है। एक वाइल लूप में एक मैं पॉइंटर लेके चल रहा हूँ, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स मैक्स बाइट्स, जो भी आप रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो उसको पहले खाली कर लो। इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन मैक्स बाइट्स, ठीक है, i प्लस प्लस। रिस्पॉन्स जो आपने बनाया है उसमें डाल दो टेम्प। जो टेम्प है क्या है, टेम्प आपका करैक्टर एलिमेंट है, उसका डेटा में ही अगर उसका एलिमेंट कैश में एग्जिस्ट करता है तो उसका जो डेटा है उसमें रिस्पॉन्स होगा ना, जो सर्वर से आया होगा पहली बार कभी, जो सर्वर से आया होगा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसमें स्टोर करा होगा, और ये एलिमेंट जो है कैश एलिमेंट, इसके अंदर डेटा है, तो उसके डेटा की एक एक बाइट निकाल के हम स्टोर करेंगे। दिस इज़ द रिस्पॉन्स एंड पोजीशन प्लस प्लस। इसको पोज करके देख लेना क्या हो रहा है, ठीक है। और जैसे ये हमने कर दिया सब, तो हम क्या कर देंगे, उस सॉकेट पे इतनी बाइट्स सेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये सॉकेट कौन सा है, अगेन अगर आप ऊपर जाओगे तो ये सॉकेट की हमने कॉपी बनाई थी, ठीक है, ऊपर से कॉपी बना के चल रहे हैं हम। और आप ये मैक्स बाइट्स इतनी कर दोगे और 0 डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल सेंड कर दी। अब अगेन वाइल में जाओगे, ठीक है, पोजीशन प्लस प्लस, पोजीशन आपकी प्लस प्लस हुई है मैक्स बाइट्स जितनी, ठीक है, और साइज़, जो भी साइज़ आपका एलिमेंट के डेटा के जितना है, वो अगर साइज़ नहीं हुआ तो एक बार और चलेगा, दोबारा आप उस सॉकेट स्ट्रीम में सेंड करोगे चीज़ें, ठीक है, यहाँ से दोबारा सेंड करोगे, तो ये सब चलता रहेगा जब तक आप पूरा सेंड नहीं कर देते। एंड प्रिंट एफ आप कर दोगे डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द कैश, ठीक है, बैकस्लैश प्रिंट एफ, और आप यहाँ पे स्टोर कर दोगे बैकस्लैश कर देते हैं, और रिस्पॉन्स जो भी है, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपने जो बाइट्स 2 मिनट, अगर आपका टेम्प नल था तो ठीक है, बट अगर आपका टेम्प नल निकला मतलब आपके पास वो वैल्यू है ही नहीं, तो आप सबसे पहले देखोगे कि आपको क्लाइंट से रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ चुकी है या नहीं। तो बाइट्स सेंड क्लाइंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो ही हम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ कर लेते हैं बफर, जो हमने बफर बनाया है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास कैश में एलिमेंट नहीं है, अब हम पास्ट रिक्वेस्ट यूज़ करनी पड़ेगी हमें, जो कि हमारी लाइब्रेरी है। पास्ट रिक्वेस्ट कुछ नहीं यार, उसके हेडर्स और वो सब निकालने के लिए, ठीक है। पास्ट रिक्वेस्ट एक पॉइंटर बना लेता हूँ, और पास्ट रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट करके एक उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब पास्ट रिक्वेस्ट क्रिएट में जाओगे, अगर ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट देता है आपको, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट देता है जिसके अंदर आप मेथड, प्रोटोकॉल, होस्ट, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। तो वो सब है। अब इसको हम, ये सब हमें एक बॉयलर पॉइंट दे देगा, बॉयलर प्लेट कोड, और अभी हमें इसको सही से यूज़ करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्स्ड रिक्वेस्ट पार्स, ठीक है, और पार्स करेंगे रिक्वेस्ट, कहाँ हमें पार्स करना है, रिक्वेस्ट में बफर लेंथ। बफर में क्या आ रखा है, अगर आप देखोगे बफर में हमारे रिक्वेस्ट जो आई है, बाइट सेंड टू द क्लाइंट इज़ रिसीव्ड इन द बफर, तो बफर में रिक्वेस्ट है, उसको हमने ये पार्स में डाल दिया, ठीक है। जिस पार्स करना है, कौन से बफर से रिक्वेस्ट उठानी है, उसको इसमें डाला, पार्स कर दिया, कितने लेंथ का बफर है वो डाल दिया, और अगर ये लेस देन 0 हुआ तो मतलब हमारे पास रिक्वेस्ट पार्स नहीं हो पाई। सी की ये ब्यूटी भी है, सब कुछ
पॉइंटर से होने की कि मैंने अब यहाँ पे पार्स रिक्वेस्ट इस रिक्वेस्ट में डाल दिया है। अगर वो नहीं हुआ तो यहीं पर रिटर्न हो जाएगा, अगर हो गया तो वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट में डाल चुका होगा। तो मैं अगले ब्लॉक में जब रिक्वेस्ट एक्सेस करूँगा तो उसमें वो डल चुका होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वर्किंग वाया पॉइंटर, राइट। पार्सिंग फेल्ड। अगर हो गया है तो मैं क्या करूँगा, अब बारी आती है हमारी इस रिस्पॉन्स को हैंडल करने की। B0 बफ़र, अगेन अपना बफ़र खाली करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग कंपेयर करूँगा strcmp, ठीक है। और हम अपने वेब सर्वर जो प्रॉक्सी सर्वर है, हम सिर्फ गेट HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, क्योंकि पोस्ट हैंडल करना, पुट, पैच, डिलीट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो गेट हम कर रहे होंगे। आप इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो बहुत अच्छे से टू एक्सेप्ट द पोस्ट रिक्वेस्ट। उसमें एक्स्ट्रा यही होगा कि जब आप रिक्वेस्ट पोस्ट करते हो तो उसमें बॉडी भी आता है, राइट। तो मैं बोलूँगा कि रिक्वेस्ट का सबसे पहला जो हमने मेथड होना चाहिए गेट होना चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है, तो मतलब आगे मैंने ये लगा दिया, तो मतलब इस पूरे ब्लॉक का मतलब है कि जो मेरा रिक्वेस्ट का मेथड है वो गेट है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक लगा लेता हूँ कि भाई रिक्वेस्ट का होस्ट अच्छे से पार्स हो गया, ठीक है, नल नहीं आया, एंड रिक्वेस्ट का पाथ जो भी URL है वो पार्स हो गया है, एंड चेक HTTP वर्जन। जो ये लाइब्रेरी है ये सिर्फ HTTP 1.1 नहीं, शायद HTTP 1.0 यही एक्सेप्ट करती है। इसलिए हम हमारे पास वेबसाइट है जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे हम चेक करेंगे, उसका शायद वर्जन 1 है, आई एम नॉट श्योर। तो जो प्रोटोकॉल है उसका वर्जन ये 1 एक्सेप्ट करता है बेसिकली। सो बाइट्स सेंड क्लाइंट इज इक्वल्स टू हैंडल रिक्वेस्ट। अब ये हमें बनाना है अभी फंक्शन, बट आई एम पार्किंग इट हियर, और इसको बनाते हैं सॉकेट रिक्वेस्ट। अगेन सॉकेट कौन सा है, जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स भेजना है, रिक्वेस्ट पार्स्ड रिक्वेस्ट है। टेम्प रिक्वेस्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो टेम्प रिक्वेस्ट में आपने क्या डाला है, जो भी बफर में आया था उसको कॉपी कर दिया था टेम्प रिक्वेस्ट में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं, तो ये है इतना। और ये हैंडल रिक्वेस्ट अभी अपन ओके, ये कहाँ से उठा रहा है, ठीक है, ये नहीं उठा रहा। तो हैंडल रिक्वेस्ट अभी अपन बनाते हैं इफ़। अब मैं बोलता हूँ कि हैंडल रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर सर्वर से कुछ नहीं आता तो, ठीक है, सर्वर से कुछ नहीं आता तो सेंड एरर मैसेज, ठीक है, ये भी फंक्शन बनाना बका है। सॉकेट 500 स्टेटस। अब आपको समझेगा कि जब भी कोई एरर थ्रो करता है, इंटरनल सर्वर एरर नॉट फाउंड 500 स्टेटस, वो कैसे थ्रो होता है, ठीक है। अगर ये सब नहीं हो पाता तो यहाँ पे अगेन सेंड एरर मैसेज फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे भी 500 कर देंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट पार्स नहीं कर पाए तो हमारे प्रॉक्सी सर्वर की गलती है, इंटरनल सर्वर एरर। अगर हमने रिक्वेस्ट पार्स कर ली, उस सर्वर तक पहुँच गए, सर्वर कुछ नहीं कर पाया, जो एंड सर्वर है अपना ये वाला, ठीक है, जो अपना यहाँ पे सर्वर है, जो एक्चुअल में जहाँ पे गूगल है, ठीक है। अगर वो सर्वर मेरा प्रॉक्सी सर्वर नहीं हैंडल कर पाया तो मेरा 50 थ्रो कर देगा, और अगर नहीं ये कर देगा, ठीक है। तो ये सब है। और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे एक प्रिंट एफ लिख देते हैं कि दिस कोड डजंट सपोर्ट एनी मेथड अपार्ट फ्रॉम गेट, ठीक है, इतना हो गया। और लास्ट में जब आपने इतने पॉइंटर बनाए हैं, जो रिक्वेस्ट आपका पॉइंटर है, ठीक है, और जो भी हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी भी आपका उसने भी डिस्ट्रॉय करके दिया हुआ है, जो कि क्या करेगा, सबको फ्री करेगा, फ्री सिस्टम कॉल्स मारेगा, ठीक है। उससे क्या होता है, पॉइंटर जो भी आपने डायनेमिकली हीप में मेमोरी इनिशियलाइज़ की थी वो आपकी क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आप सेंड एरर मैसेज आपका बचा हुआ है, बट अगेन एक और केस हैंडल करना रह गया। ये तो हमारा ये था कि आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट ले ली है। अगर क्लाइंट से रिक्वेस्ट नहीं आती, ठीक है, अगर क्लाइंट से ही रिक्वेस्ट नहीं आती, बाइट सेंड क्लाइंट इज़ 0, तो इसका मतलब क्लाइंट अब नेगेटिव नहीं 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्लाइंट इज़ डिसकनेक्टेड, ठीक है। शट डाउन
सॉकेट बंद कर दो, शट रीड राइट एंड उसके बाद क्लोज़। जो भी आपने सॉकेट बनाया है यहाँ पे नॉर्मली, तो उसको भी आपको क्लोज़ करना पड़ेगा ना, ठीक है। सॉकेट क्लोज, फ्री कर दो बफर, जहाँ पे आपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट ली है वो बफर भी डायनेमिकली हीप पे एलोकेट है, तो हीप पे मेमोरी आपको हमेशा करनी पड़ती है। और जब ये सब हो जाएगा, सैम वेट और सैम सिग्नल, जिसको हम सैम पोस्ट भी बोलते हैं, वो कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सैम वेट ने आपको ऊपर -1 किया था। तो यहाँ पे आप सेमाफोर अपना पास कर दो। अगेन जिन लोगों को बहुत ऊपर से जा रहा है ये प्रोजेक्ट, तो वो अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी फॉलो कर सकते हैं, उसमें सेमाफोर म्यूटेक्स सब आने वाला है और हम देखने वाले हैं। सैम गेट वैल्यू कर लेते हैं दोबारा, और ऊपर हमने जो ऊपर जो हमने बनाया था P, उसमें दोबारा वैल्यू डाल लेते हैं, ताकि एट द एंड हम इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर पाएँ। प्रिंट F और सेमा फॉर पोस्ट वैल्यू इज़ P, ठीक है। एंड फ्री टेम्प रिक्वेस्ट, जो भी हमने टेम्प रिक्वेस्ट बफर बनाया तो उसको फ्री कर दो एंड रिटर्न नल कर दो लास्ट में। नल तो बस ऐसे लिख दिया है क्योंकि हमने इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखा है, दैट इज़ फाइन। नल पॉइंटर इज रिटर्न। सेंड एरर मैसेज बचा है एंड हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, सम एक हैंडल रिक्वेस्ट बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले हैंडल रिक्वेस्ट बना लेते हैं अपन। इंट हैंडल रिक्वेस्ट, इंट क्लाइंट सॉकेट आईडी, ठीक है, जो भी क्लाइंट है, पार्स्ड रिक्वेस्ट आई है अपने पास, और करैक्टर स्टार टेम्प बफर, टेम्प रिक्वेस्ट सॉरी, जो कि एक बफर ही है बेसिकली, राइट। तो करैक्टर स्टार BUF, अगेन ये हम बार बार कर रहे हैं तो अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन स्ट्रिंग कॉपी करेंगे कुछ चीज़ें बफर पे, ठीक है। कहाँ से? सबसे पहले गेट लेके आएंगे। अब अपन पूरी की पूरी एक HTTP रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट कैसे होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। बफर में फिर हम डालेंगे पाथ गेट, फिर हम डालेंगे पाथ जो भी URL है, ठीक है जी। फिर अपन करेंगे स्ट्रिंग CPY नहीं कैट होगा यहाँ पे, ठीक है। strcat कंकैटिनेट करना है बाद में, पहले कॉपी करने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे, स्ट्रिंग कंकैटिनेट बफर रिक्वेस्ट वर्जन, ठीक है। ये सब पार्स रिक्वेस्ट से बस अपन कंकैटिनेट कर रहे हैं बफर, एंड लास्ट में \s/n, जिससे HTTP रिक्वेस्ट आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? strcpy बफर इज़ अनडिफाइंड, ओके, ठीक है। साइज T यूज़ करो, इंट यूज़ करो, डजंट मैटर। लेंथ निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू strlen BUF, जो भी हमने बनाया है उसमें कितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। तो ये बफर में हमने साइज़ निकाल लिया। अब इफ पार्स्ड हेडर गेट रिक्वेस्ट होस्ट इज इक्वल्स टू नल। अब कुछ चेक लगा देते हैं, नल पास्ड हेडर सेट रिक्वेस्ट। अब हम रिक्वेस्ट में होस्ट कर रहे हैं सेट, अगर नल है तो, ठीक है, जो कि होगा नहीं, बट अगर है और हमने सेट करने की कोशिश की फिर भी नहीं कर पाए, तो हम क्या कर देते हैं, प्रिंट F सेट होस्ट हेडर की इज़ नॉट वर्किंग। बेसिकली हेडर डाल रहे हैं अब अपन, ठीक है।
अभी मैंने आपको दिखाया था होस्ट हेडर पोस्टमैन में, तो वही कर रहे हैं। और इसके पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, इफ़ ये सब मुझे कैसे पता, ऑब्वियसली आफ्टर गोइंग थ्रू सो मैनी लाइन्स ऑफ कोड, और हमने खुद बनाया था ये प्रोजेक्ट इसके कारण, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। बट अगेन आपको जानना है तो इस पास्ट रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को भी आपको देखना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद पहले अपन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन इज़ क्लोज, इसको हम करना चाहेंगे सेट। अगर नहीं हुआ तो ये भी प्रिंट कर देते हैं, सेट हेडर की इज़ नॉट वर्किंग अगेन, कुछ भी लिख दो। सो दिस इज़ फाइन। अब एक और है पार्स्ड रिक्वेस्ट एंड अनपार्स हेडर। रिक्वेस्ट जो आई है बफर प्लस लेंथ, ठीक है, बफर जो भी है प्लस लेंथ जो है आपकी बफर की, उसके आगे साइज टी साइज टी मैक्स बाइट्स माइनस लेंथ लेस देन 0। तो हम अपन क्या कर रहे हैं, अपन बेसिकली हेडर पास करना चाहते हैं उस बफर के प्लस करके आगे लेंथ वाला, उसमें स्टोर करना चाहते हैं, और अपन बोलते हैं प्रिंट एफ अनपार्स फेल्ड, हम उसको अनपार्स नहीं कर पाए। तो ये सब लाइब्रेरी के अंदर है, उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। आपको इस पे कंट्रोल कमांड करना है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, आप वहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हो बफर के हेडर, ठीक है, बफर के हेडर प्रिंट करना चाह रहे हो, कितनी लेंथ यूज़ कर रहे हो वो सब, और बफर के आगे वाला स्पेस यूज़ कर रहे हो प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अनपार्स करके प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब हेडर सही से सेट नहीं हुए हैं। अब अपन करते हैं सर्वर पोर्ट, जो एंड सर्वर है अपना, एंड सर्वर, नोट अपर प्रोक्सी सर्वर, एंड सर्वर, उसका 80 पोर्ट, गेट रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट HTTP ऑलवेज 80 पोर्ट पे होती है, ऑलवेज मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसलिए हमने बोला ठीक है। अगर हमने रिक्वेस्ट पोर्ट का किया है तो सर्वर पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 80 होगा, बट अगर हमने जो रिक्वेस्ट हमने पास किया उसका पोर्ट होगा, जो एंड सर्वर का पोर्ट है लेट्स सपोज 8080, तो उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। हम 80 पे रिक्वेस्ट उसकी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्जन कर लेंगे। अब रिमोट, उसको रिमोट सर्वर बोल रहे हैं हम, जो अपना एंड सर्वर है। रिमोट सर्वर कनेक्ट रिमोट सर्वर, ये फंक्शन बना देता हूँ मैं, बट किसके साथ कनेक्ट करना है, हमें होस्ट दे दिया और हमने पोर्ट दे दिया, ठीक है, होस्ट दे दिया और हमने पोर्ट दे दिया। और इसको फटाफट डिफाइन कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। करैक्टर स्टार होस्ट एड्रेस दे दिया था हमने, और पोर्ट नंबर दे दिया था, ओके। अब हमें जो एंड सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, तो उसके साथ भी एक सॉकेट खोलना पड़ेगा, इसके साथ भी एक सॉकेट खोलना पड़ेगा, उसी से आपका कम्युनिकेशन होगा। तो रिमोट सॉकेट इज इक्वल्स टू सॉकेट अगेन IFNet, ये सब इज़ नॉर्मल, एंड सोक स्ट्रीम अगेन, डेटाग्राम नहीं सोक स्ट्रीम चाहिए हमें, ठीक है। डेटाग्राम पैकेट्स ये सब आप पढ़ लेना, और बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। अगर हम नहीं खोल पाए सॉकेट, रिमोट सॉकेट इज़ नेगेटिव, इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन व्हाट वी विल डू इज़ प्रिंट एफ एरर इन क्रिएटिंग योर सॉकेट, ठीक है जी, और रिटर्न कर देंगे -1 की भाई नहीं क्रिएट कर पाए। अगर क्रिएट हो गया तो स्ट्रक्ट होस्ट इंट होस्ट इज इक्वल्स टू गेट होस्ट बाय नेम। ये क्या करता है, आपके लोकल में जाएगा, आपके पास होस्ट की मैपिंग होती है, जैसे आप कभी भी देखो 1 to 7.0.0.1 इज़ लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो उसकी मैपिंग स्टोर की होती है कि होस्ट नेम लोकल होस्ट जब भी होगा उसका IP होगा 1 to 7.0.0.1। तो हम लोकल में सर्च कर लेते हैं कि भाई इस जो आप होस्ट एड्रेस कर रहे हो इसका IP एड्रेस आप लेके आ पाओगे या नहीं, नहीं लेके आ पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसी पे ही
रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अपन वैसे stderr स्टैंडर्ड एरर में प्रिंट कर देते हैं। वैसे मैं पहली बार ये यूज़ कर रहा हूँ fprintf। p एरर भी यूज़ कर सकते हो आप, नो सच होस्ट एग्जिस्ट, नो सच होस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, stderr, हाँ, और यहाँ पे भी रिटर्न कर दो -1, ठीक है जी। अगर हमारे पास होस्ट है, वैसे ये आप ना ये आप वो भी कर सकते हो रिमूव, इट्स नॉट अ बिग डील टू चेक द होस्ट फर्स्ट, है ना। सॉकेट नोट सॉकेट, बार बार सॉकेट आ जाता है इन सर्वर एड्रेस। अभी मैं इसको B0 कर लेता हूँ। B0 क्यों करते हैं आपको अगेन पता होगा, करैक्टर स्टार सर्वर एड्रेस जो भी हमने डिफाइन किया है उसको कर लो आप, ठीक है। उसकी गार्बेज वैल्यू हटा दो एंड कितनी वैल्यू हटानी है, साइज ऑफ सर्वर एड्रेस, ठीक है, जो भी साइज़ है सब क्लीन कर दो स्ट्रक्ट को। अब ये हम बार बार कर चुके हैं तो इसलिए सिन एड्रेस नहीं, सिन फैमिली इज इक्वल्स टू, ये आपको ज़रूरी ही देना होता है, ठीक है। इट इज़ मस्ट सर्वर एड्रेस डॉट सिन पोर्ट इज इक्वल्स टू, एच टर्न्स अगेन क्या करता है, नेटवर्क पोर्ट में कन्वर्ट करेगा अपने इंटीजर को, दैट इज ओके। बी कॉपी करैक्टर स्टार होस्ट, वेयर इज़ होस्ट, या होस्ट इज़ हियर। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आप इसका होस्ट नेम, ऑफिशियल नेम ऑफ द होस्ट, अगर उसका IP एड्रेस हो पाया है रिजोल्व फ्रॉम योर लोकल तो फाइन, अदरवाइज इट्स ओके। देन करैक्टर स्टार सर्वर एड्रेस सिन एड्रेस डॉट एस एड्रेस, ठीक है, होस्ट एच लेंथ, ठीक है। किया क्या आपने, सिंपल सर्वर के एड्रेस में उसका जो भी आपका होस्ट है, होस्ट आपने यहाँ से निकाला होस्ट एड्रेस से, बाय डिफ़ॉल्ट वो वही रहेगा, जो भी आपने IP दिया वही रहेगा, तो वो उसको कॉपी कर देगा। अब ये क्या बोल रहा है, बी कॉपी आइडेंटिफायर वहार, ओके, ठीक है जी। कैर इज सपोर्टेड, आई थिंक दैट्स फाइन, एंड होस्ट एच लेंथ इज ऑल्सो फाइन, ओके। Okay, this is character star and this is by address we have to pass, okay। अब तुमने जो भी अपना बनाया है, ठीक है, कनेक्ट करोगे उसको, रिमोट सॉकेट, ठीक है, स्ट्रक्ट अगेन। अब तो इतनी बार लिख दिया आपको याद ही हो गया होगा कि करना क्या चाह रहे हैं अपन। जो भी सर्वर का एड्रेस है, ठीक है, जो कि आपका सोक एड्रेस इन है उसको सोक एड्रेस में आप कन्वर्ट करके दोगे, क्योंकि इसको यही चाहिए होता है तो टाइप कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। सी में इतना वो नहीं करता। और अब इसको साइज़ चाहिए, इंट नहीं चाहिए, तो आपको सर्वर का साइज़ देना पड़ेगा। और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब आप उस रिमोट सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाए। स्टैंडर्ड एरर, जो भी आपकी स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है उसमें प्रिंट कर दोगे एरर इन कनेक्टिंग, और जब आपका टर्मिनल में आप चलाओगे उसकी स्ट्रीम से कनेक्टेड होता है वो स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट से, वहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न -1। ये सब हमने अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रखा है कि ये स्ट्रीम्स कैसे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस रिमोट सॉकेट को कर देना रिटर्न, फाइन, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज़ दिस एंड सॉकेटी रिमोट कनेक्ट एंड दिस इज़ एंड दिस इज़ नॉट सॉकेटी, दिस इज़ साइज टी, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास
यहाँ पे यूज़ हुआ था। अब हमने रिमोट सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लिया है, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पे वैसे तो एक चेक लगा रहे हैं, जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन लगा देते हैं कि अगर रुको, नहीं यहाँ पे तो नहीं लगाना चाहिए अपने को, बट ठीक है, रिटर्न -1। ओके, तो अब अपने को बाइट सेंड करनी है, फिर रिसीव करनी है। तो बाइट्स सेंड इज इक्वल्स टू सेंड करना है इस सॉकेट पे, रिमोट सॉकेट आईडी, ठीक है। बफर जो भी हमारे बफर में है हमने अभी डाला था रिक्वेस्ट से, ठीक है, कितना सेंड करना है और डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल पे सेंड करना है, ठीक है। B0 सेंड कर दिया। अब बफर को मैक्स बाइट जितना, मैं मान के चल रहा हूँ हर सारी चीज़ें मैक्स बाइट्स के अंदर रहेंगी। अब अपने को क्या करना है, रिसीव, सेंड करने के बाद रिसीव करेंगे, तब तक रिसीव करते रहेंगे जब तक सॉकेट से रिस्पॉन्स आता रहेगा। तो रिमोट सॉकेट आईडी किस में रिसीव करेंगे, बफर में, ठीक है, जो कि हमने ऊपर क्लीन कर दिया है। कितना करेंगे, मैक्स बाइट्स -1 जस्ट टू स्टोर, क्योंकि जब भी आप करैक्टर एरे रिसीव करते हो तो आप रिसीव करते जाते हो ऐसे A B C जो भी है, और लास्ट में जब वो ख़त्म होता है तो आप ये \0 रिसीव करते हो, ठीक है। तो उसके लिए -1 कर दिया है, बट दैट इज़ फाइन। करैक्टर स्टार टेम्प बफर इज इक्वल्स टू कार स्टार मैलोक, अगेन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे। साइज ऑफ कितने का चाहिए, मैक्स बाइट्स इनटू करैक्टर की बाइट जितनी भी है, इतना मेरे को टोटल बफर चाहिए, क्योंकि मेरे को अब क्या करना है, स्टोर, मेरे को स्टोर करना है रिस्पॉन्स। इंट टेम्प बफर साइज इज इक्वल्स टू मैक्स बाइट्स, इतना ही बफर रखते हैं। इंट टेम्प बफर इंडेक्स 0, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बाइट सेंड, जो हम बाइट सेंड मतलब रिसीव जो कर रहे हैं, ठीक है, नाम पे मत जाना। बाइट सेंड जब तक हमारे पास रिसीव होता रहेगा तब तक हम रिसीव करते रहेंगे सॉकेट से, जो कि रिमोट सॉकेट है उससे रिस्पॉन्स। बाइट्स सेंड इज इक्वल्स टू सेंड क्लाइंट सॉकेट आईडी, जो भी हमारा क्लाइंट ओपन है उसको पहले हम सेंड करेंगे इस बफर से। बाइट सेंड अगेन 0, ठीक है, जो भी हमारे पास आया उसको हम सेंड कर देंगे ओवर द क्लाइंट सॉकेट आईडी। अगर आप इस क्लाइंट सॉकेट आईडी को देखोगे तो यही हमारे पास हैंडल रिक्वेस्ट में आया था जो क्लाइंट के साथ ओपनड है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन बाइट सेंड। ओके, मेरे को वो चाहिए ना, बाइट सेंड इज़ द टोटल साइज, बट मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मेरे को क्या मिलेगा, तभी मेरे को मिलेगा टोटल एलिमेंट्स। टेम्प बफर इंडेक्स इज इक्वल्स टू बफर। अब मैंने क्या किया, टेम्प बफर में वो सब डाल दिया। क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ब्रो अब मैं अपने सर्वर से सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, वो सर्वर से जो भी मैं चीज़ें ला रहा हूँ लास्ट में तो कैश में स्टोर करना है ना उन सबको, तो कैश में भी तो स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए रहेगा ना, जो बाद में जिसको मैं ज़ीरो ना करूँ कभी भी, है ना। तो जो भी आया है इसको मैं टेम्प बफर में डालता जाऊँगा। टेम्प बफर साइज प्लस इक्वल्स टू मैक्स बाइट्स, ठीक है। ये मान के चल रहा हूँ मैं कि काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स होगा, तो हमें इसको मेमोरी एलोकेट डायनेमिकली करनी पड़ेगी। री एलोक यूज़ करके हीप में ऐसे मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होती है, जिनको नहीं पता था अब उनको पता चल गया होगा। टेम्प बफर साइज़, तो ये होगा हमारा ऐसा, ठीक है जी। और यहाँ पे हम देख लेंगे कि बाइट्स सेंड अगर नेगेटिव हैं, मतलब हमारा कुछ सेंड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एरर इन सेंडिंग डेटा टू द क्लाइंट, ठीक है, और ब्रेक। ओके जी, ये हो गया। अब अपन आते हैं B0। अब इस बफर, जो भी हमारा बफर है उसको अगेन खाली करते हैं। अब हमने क्लाइंट पे सेंड कर दिया, अब अगेन अपन क्या करेंगे,
रिसीव करेंगे रिमोट सॉकेट आईडी से, ठीक है। हाँ, किस में करेंगे, बफर मैक्स बाइट्स -1 अगेन एंड 0 अगेन, ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे, क्लाइंट को सेंड करेंगे, टेम्प बफर में डालेंगे, फिर दोबारा सॉकेट से रिसीव करेंगे। तो ये सब हम सॉकेट से रिसीव कर रहे हैं, क्लाइंट पे सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और हमारे मल्टी थ्रेडेड के अंदर एक टेम्प बफर में सब कुछ स्टोर कर रहे हैं ताकि हम बाद में उसको कैश में डाल सकें, ठीक है। क्योंकि कैश में नहीं मिला तभी तो हम उसको सर्वर से फाइंड करके ला के दे रहे हैं क्लाइंट को, और जब हमने क्लाइंट को दे दिया तो अगली बार के लिए हम उसको स्टोर कर लेंगे, एज इट सिंपल एज दैट, राइट। सो टेम्प बफर, जो भी टेम्प बफर का इंडेक्स फाइनली आया होगा उस पर मैं डाल दूंगा \0, मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपका जो भी करैक्टर एरे है दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। अगर वो 1000 एलिमेंट्स होल्ड कर सकता था, मैंने 5 एलिमेंट होल्ड करके ये डाल दिया, इसका मतलब वो 5 एलिमेंट तक ही देगा मेरे को, कभी भी कुछ देगा। अगर मैं उसका साइज़ फाइंड करूँगा 5 एलिमेंट तक फाइंड करके देगा, कितने एलिमेंट्स है, साइज ऑफ बफर डिवाइड बाई करैक्टर साइज विल गिव मी 5, ठीक है। अब इसको बाकी चीज़ों को जो भी हमने डायनेमिकली एलोकेट करी हैं सब रिमूव करना पड़ेगा ब्रो। और ऐड कैश एलिमेंट, ये हमने डिफाइन कर रखा है, टेम्प बफर दे देंगे हम उसको जहाँ पे हमने रिस्पॉन्स डाला है, कितना रिस्पॉन्स हमें करना है। अब ये टेम्प बफर जो स्ट्रिंग की लेंथ लेके आएगा वो यहाँ तक लेके आएगा जहाँ पे भी लास्ट ये होल्ड करता है, चाहे टेम्प बफर कितना भी 4 GB का हो, अगर उसका रिस्पॉन्स 2 GB का है तो उतना ही लेके आएगा, ठीक है। तो ऐड कैश एलिमेंट करने, अभी हमारा सिर्फ कैश के फंक्शंस डिफाइन करने बचे हैं। टेम्प बफर, इसको भी फ्री कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं बाई रिमोट सॉकेट आईडी एंड रिटर्न कर देते हैं 0 मतलब सब कुछ सही चला है, -1 मतलब कुछ सही नहीं चला। तो ये था हमारा हैंडल रिक्वेस्ट, जो कि कैश से एलिमेंट मिलेगा तो रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो सर्वर से जाके फेच करके कैश में स्टोर करेगा। अब एक हमारा बचा है एरर वाला, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमारे 2 अभी कैश के मेथड इंप्लीमेंट करने से पहले HTTP वर्जन का मेथड बचा है, जो कि एक बहुत सिंपल सा मेथड है। इसको हम लिख देते हैं फटाफट, इंट चेक वर्जन एंड करैक्टर स्टार मैसेज, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही चिंदी कोड है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ये तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। वर्जन 1 कब रिटर्न करना है, और ओके इजंट दिस सेम, ये और ये सेम तो लग रहा है बट ठीक है। ओके 1.1 1.0 दोनों ही 1 हम ले रहे हैं इसको, ठीक है, हम दोनों को हैंडल कर सकते हैं, फाइन। और चलो ठीक है, ये तो हो गया। और अपना एक और बचा हुआ है एरर वाला, सेंड एरर मैसेज, ठीक है। ये हम फटाफट देख लेते हैं। इसका भी बहुत ही चिंदी कोड है जिसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। मैं ये भी आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं अब 403 पे आते हैं। 403 क्या करेगा, अगेन जब भी आपका स्टेटस कोड 403 आएगा वो बोलेगा HTTP 1.1, ये रिस्पॉन्स होता है HTTP का, सबको पता होगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स होता है 1.1 403 फॉरबिडन RN कंटेंट लेंथ, जो भी आपको हेडर भेजने हैं हेडर गए, फिर RN कंटेंट टाइप, फिर RN कीप अलाइव, फिर RN डेट, सब कुछ, फिर एक HTML उसने भेज दिया 403 फॉरबिडन परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो ये सब इसमें किया हुआ है, ये आप गिटहब से कॉपी पेस्ट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। नोट अ बिग डील, 40403 सबको स्ट्रिंग में हम डाल रहे हैं और उसी स्ट्रिंग को सॉकेट में डाल रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस है कि -1 रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा, दैट्स फाइन। अब मेन चीज़ पे आते हैं विच इज़ कैश, कैश के फंक्शंस, ठीक है। जब आप ऊपर सबसे डिक्लेयर कर देते हो ना चीज़ें, आपने ये सारी चीज़ें ऊपर डिक्लेयर कर दी हैं, फाइंड फंक्शन, ऐड कैश एलिमेंट, रिमूव कैश एलिमेंट। अब कोई भी नीचे वाला फंक्शन इनको यूज़ करेगा, अब वो पूरी फाइल स्कैन करेगा कहाँ पे डिफाइंड है। तो मैं अगर इनको सबसे नीचे भी डिफाइन कर दूंगा तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, देयर इज़ नथिंग मतलब इम्पोर्टेंट इसमें, है ना। तो सबसे पहले फाइंड वाला कर लेते हैं, कैश एलिमेंट, ठीक है, फाइंड करैक्टर स्टार URL,
यूआरएल हमें अगर पहली बार भी आया है, ठीक है, तब भी फाइंड करते हैं, और अगर पहले भी आ रखा है तब भी फाइंड करते हैं। तो कैश यहाँ पे हम सिंपल एल्गोरिदम लिख रहे होंगे जो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर होती है, ठीक है। इंट टाइम लोक वैल इज इक्वल्स टू पी थ्रेड म्यूटेक्स लोक। ये क्या देगा आपको, लोक ला के दे देगा, ठीक है। और पी थ्रेड म्यूटेक्स लोक, ठीक है, आप उसकी लोक की वैल्यू ले आए। फिर आपने क्या कर दिया, प्रिंट एफ, क्योंकि आप कैश पे चीज़ें कर रहे हो तो लोक एक्वायर करना पड़ेगा। रिमूव कैश लोक एक्वायर्ड, जब भी चीज़ें आप रिमूव कर रहे हो उस कैश में या डाल रहे हो तो ये सब करना पड़ेगा, राइट। एक्वायर्ड %d\n टेम्प लोक, ओके टाइम लिखा है क्या मैंने, टेम्प लोक वैल्यू, ठीक है। टेम्प लोक वैल्यू ये हम रिमूव कर रहे हैं। अब हमने जो भी हेड पॉइंटर लगाया था अब उसको बोलते हैं हेड, अगर नल नहीं है। जो भी आपने ये हेड है ये पहले ही किसी थ्रेड ने आपका फाइंड करते वक्त उस हेड को मूव कर दिया, क्योंकि ये तो ग्लोबल है, राइट, ये तो ग्लोबल है। तो इसको अगर मूव कर दिया था पहले ही तो ये हेड क्या होगा, कहीं और होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, ठीक है, या फिर इनिशियलाइज हो रखा होगा, नल नहीं होगा। तो वही वो बोल रहा है कि हेड अगर नल नहीं है, ठीक है, साइट इज इक्वल टू हेड वाइल साइट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। इफ़ अब अपन कंपेयर करते जाएंगे strcmp, ठीक है। साइट मतलब सिंपल वेबसाइट, काफ़ी वियर्ड नाम है बट ठीक है। यूआरएल जो भी हमने यूआरएल लिया है, और साइट जो हम हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेड अगर नल नहीं है तो हम जहाँ पे साइट है हेड है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपका मूव हो चुका था वहीं से आगे फाइंड कर रहे हैं। प्रिंट एफ, यहाँ पे आप कर रहे हैं LRU टाइम ट्रैक बिफोर, परसेंटेज टाइम प्रिंट ऐसे कर सकते हो, साइट LRU टाइम ट्रैक, बस, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने बोला कि जब तक साइट नल नहीं हो जाता तब तक कंपेयर करते रहो, और जैसे ही आपने कोई भी आपको साइट का URL, ठीक है, और URL मिल जाता है तो आप क्या करो, LRU टाइम ट्रैक वट एवर एंड URL फाउंड, आपको मिल गया है। जैसे ही मिल जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, साइट LRU टाइम ट्रैक, ठीक है, जो भी आपका टाइम ट्रैक है, टाइम नल क्या करेगा, आप देखो ये अभी यूज़ हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज, सबसे मोस्ट रिसेंट यूज़ मैं बोलूँगा, ठीक है। तो उसका जो अभी यूज़ हुआ है उसका टाइम क्या हो जाएगा, अभी का टाइम, मोस्ट रिसेंट यूज्ड हुआ है ना। तो अभी अगली बार जब भी मेरा कैश फुल हो जाएगा तो मैं वो वाला एलिमेंट रिमूव करना चाहूँगा जो बहुत ही लेट हो गया है, जिसको अभी तक यूज़ ही नहीं किया गया, राइट। ये तो अभी यूज़ हुआ है तो इसका टाइम मैं लेटेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ LRU टाइम ट्रैक आफ्टर %LD साइट LRU, पहले जब आपने उस एलिमेंट को फेच किया क्या टाइम था, फिर आपने अभी का टाइम उसको दे दिया, और फिर आपने उसने प्रिंट कर दिया क्या टाइम है पहले एक्सेस करने के, और एक्सेस करने के बाद लेटेस्ट टाइम सेट करने के बाद क्या है। और अगर आपको ये नहीं मिलता तो ये आप क्या करोगे, पॉइंटर को नेक्स्ट कर दोगे, अपने पॉइंटर को मूव करते रहोगे, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे आप बोल दोगे प्रिंट एफ, यहाँ पे अपन बोल देंगे URL नॉट फाउंड, ठीक है। टेम्प लोक वेल इज इक्वल्स टू p थ्रेड म्यूटेक्स अनलॉक,
हमने सबसे पहले यहाँ पे एक्वायर किया था और यहाँ पे फिर हमने रीड किया अपनी कैश को, ठीक है। अब हमने रीड कर लिया है तो अब लॉक एक्वायर जो किया वो तो उसको रिलीज़ कर देंगे एंड लॉक यहाँ पे पास कर देंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ लॉक इज़ रिमूव्ड या अनलॉक्ड, ठीक है। दैट इज़ इट एंड रिटर्न साइट, ठीक है। फाइंड एलिमेंट कहाँ यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ, फाइंड कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। जब पहली बार रिक्वेस्ट आ रही है तब तो आपका हेड नल ही रहेगा। आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, सबसे पहली रिक्वेस्ट आई है तो आपका हेड नल रहेगा, क्योंकि किसी ने अभी तक फाइंड क्या किसी ने ऐड ही नहीं किया होगा कुछ, राइट। तो तब तो आपका हेड नल ही रहेगा, तो सीधा URL नॉट फाउंड हम रिटर्न कर देंगे। बट पहली बार जब भी कोई आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो ऐड एलिमेंट करेगी, राइट। कुछ भी आएगी पहली बार तो वो ऐड एलिमेंट करेगी, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आपकी सर्विस अभी अभी चली है। तो ऐड एलिमेंट में क्या डेटा वो सर्वर से लेके आई वो ऐड करना है, ठीक है। कितना साइज़ है उसका, ठीक है, और क्या URL पे रिक्वेस्ट गई थी, ये था, राइट। अब अपने को क्या करना है, वही टेम्प लॉक वो सब। तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगेन लॉक को एक्वायर करेंगे, ठीक है। लॉक को एक्वायर किया, एलिमेंट साइज़ निकाल लेंगे इज इक्वल्स टू साइज़ +1 कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रिंग लेंथ URL साइज़ क्या होगा, सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट है, ठीक है, बफर है, जो भी आप डालना चाहते हो उसका साइज़ प्लस URL का साइज़ प्लस साइज़ ऑफ कैश एलिमेंट, ठीक है। स्ट्रक्ट का अपना साइज़ होता है, जब भी आपको स्ट्रक्ट इनिशियलाइज़ करते हो इसका अपना साइज़ होता है, ठीक है। उसके अंदर बाद में इसका होता है। तो डेटा लेंथ ये सब आपने उसका क्या कर दिया, एलिमेंट का टोटल एलिमेंट साइज़ निकाल लिया। क्यों निकाला, देखो, इफ़ एलिमेंट साइज इज़ लेस देन मैक्स एलिमेंट साइज, ये हम इनिशियलाइज कर देते हैं मैक्स एलिमेंट साइज, ठीक है। सबसे ऊपर कर देते हैं यहाँ पे डिफाइन, जहाँ पे बाकी किए थे डिफाइन मैक्स एलिमेंट साइज, इसको ज़्यादा ही रखते हैं अपन, 10 × 2 10 लेट से, या 2 20 वट जो भी रखना रख दो। और यहाँ पे मैक्स एलिमेंट साइज़ हमने चेक किया, और अगर एलिमेंट साइज़ उससे कम पड़ रहा है तो ही हम उसको कैश में डाल सकते हैं। तो टेम्प लॉक वैल इज इक्वल्स टू pthread mutex unlock एंड वी विल डिफाइन लॉक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट एफ एड कैश लॉक इज अनलॉक्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 0। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ, रिटर्न 0। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा एलिमेंट साइज़ जो है, अगर वो मैक्स एलिमेंट साइज़ जो हमने अलाउ किया हुआ है, मैक्स एलिमेंट बहुत ज़्यादा वैसे अलाउ किया है, 2 विच इज़ 1 GB लाइक 1024 × 10, राइट, बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है। अगर हमने बोला कि मैक्स एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट साइज़ होगा टोटल, जो भी उसका URL है प्लस उसका डेटा है जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसका अगर साइज़ ज़्यादा है, तो हम लॉक रिलीज़ कर देंगे और बोलेंगे कि भाई एवरीथिंग इज़ अनलॉक्ड, डू योर थिंग, आई कांट ऐड दिस एलिमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है कि अपन उसको एक्चुअल में ऐड करने जाते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं वाइल कैश साइज़ हमने डिफाइन कर रखा है, प्लस एलिमेंट साइज़, ठीक है, इज़ मोर देन मैक्स साइज़। ओके, मैक्स साइज़ हमने डिफाइन नहीं किया, लेट्स डिफाइन मैक्स साइज़। अपनी जो कैश है उसका भी एक टोटल साइज़ होगा, राइट, उसका भी एक टोटल साइज़ होगा, तो उसको भी डिफाइन हम कर देते हैं, जो कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, लाइक आप छोटा भी कर सकते हो ऑब्वियसली, विच इज़ 200 × 2 राइट। सो वट एवर, बट हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो कैश साइज़ है, ठीक है, जो कैश साइज़ है, आप कैश साइज़ क्या कर रहे हो, अगर आप देखो तो कैश साइज़, ठीक है, प्लस एलिमेंट साइज़, कैश साइज़ अभी तक है ही नहीं, ठीक है, पहला एलिमेंट है तो कैश साइज़ कुछ होगा ही नहीं।
प्लस एलिमेंट साइज़, अगर मैक्स साइज़ से एक्सीड हो जाता है तो आपको एक एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव, जब तक ये मैक्स साइज़ से बड़ी होती है कैश, जो भी मैक्सिमम कैश अलाउड है, अगर वो मैक्सिमम बड़ी रहती है तब तक रिमूव करते जाओ, तब तक उसका साइज़ अंडर मैक्स साइज़ नहीं आ जाता। जब आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ऐड करेंगे एलिमेंट, एलिमेंट इज इक्वल्स टू कैश एलिमेंट स्टार मैलोक साइज ऑफ कैश एलिमेंट, जो भी हमने स्ट्रक्ट डिफाइन किया उतने उसके जितना हमें पहले तो साइज़ चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें इस एलिमेंट को ऐड करना है। तो एलिमेंट डेटा इज इक्वल्स टू, अब उसके डेटा, उसके हर एक फील्ड के लिए हमें साइज़ एलोकेट करना है। कितना साइज़ है वो हमने ऊपर दिया है, +1 कर देंगे क्योंकि लास्ट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें स्टोर करना रहता है, आपको पता ही है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग कॉपी किया एलिमेंट डेटा में, किसको, जो हमें एलिमेंट कॉपी करना था उसको, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ कैश एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है, अभी तक हमने ऐड नहीं किया। उसके बाद आपने क्या किया, एलिमेंट URL इज इक्वल्स टू, अब URL के लिए करा करेक्टर स्टार मैलोक, अगेन मैलोक करा 1 + strlen URL, ठीक है। टोटल साइज़ आपने दे दिया URL इंटू साइज़ ऑफ करेक्टर, तो ये आपका URL हो गया, ठीक है जी। अब आपने जब URL का साइज़ बना दिया, साइज़ ऑफ, अब आपने जब URL का साइज़ दे दिया, अब URL में भी आपको कॉपी कर देना है स्ट्रिंग CPY एलिमेंट URL एंड URL, ठीक है। जो भी URL ऊपर से आया था उसको आपको एलिमेंट के, जो भी आपने कैश एलिमेंट बनाया उसके URL में डाल देना है, ठीक है। अब एलिमेंट LRU टाइम ट्रैक इज इक्वल्स टू, अभी का टाइम आप इसको दे दोगे कि भाई क्योंकि मैं अभी एलिमेंट डाल रहा हूँ तो जो लास्ट टाइम ये यूज़ हुआ था वो अभी का होगा, राइट, क्योंकि अभी हम डाल रहे हैं। एलिमेंट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट का जो नेक्स्ट है वो हेड होगा, मतलब बेसिकली अगर आप पहला एलिमेंट डाल रहे हो तो एलिमेंट का नेक्स्ट नल होगा, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। और यहाँ पे आप बोलोगे एलिमेंट लेंथ इज इक्वल्स टू, जो टोटल साइज़ आपने दिया था, जो भी डेटा का साइज़ है वही उसकी लेंथ होगी। हेड अब आप कर दोगे एलिमेंट पे, जो भी आपने एलिमेंट अभी ऐड किया उसके ऊपर हेड लगा दोगे। कैश साइज़ इज इक्वल्स टू, नहीं प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट साइज़, जो भी आपका कैश साइज़ ऊपर आपने डिफाइन कर रखा है वो अब ऐड हो जाएगा, ठीक है। और टेम्प लॉक वैल इज इक्वल टू p थ्रेड, अब आप लॉक छोड़ दोगे, तो अब आप लॉक छोड़ दोगे एंड लास्ट में अपन प्रिंट कर देंगे ऐड कैश लॉक इज़ अनलॉक्ड या कुछ भी ऐसा कर देना, ठीक है, स्पेलिंग डजेंट मैटर। और लास्ट में रिटर्न कर देना 1 कि भाई ऐड हो गया है, अगर कुछ ऐड नहीं होता तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। तो इतना था अपने पास कैश एलिमेंट को ऐड करना। अब एक ही अपने पास बचा है विच इज़ रिमूविंग द कैश एलिमेंट, रिमूव करना है भाई कैश एलिमेंट। कैश फुल हो गई है या फिर कैश इतनी फुल हो गई है कि आपको उतनी देर तक रिमूव करना पड़ेगा जितनी देर तक आपका कैश अंडर मैक्सिमम साइज़ नहीं आ जाता। तो वॉइड रिमूव कैश एलिमेंट, कैश एलिमेंट अगेन यहाँ पे अपन अब थोड़े से प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर वाली एल्गोरिदम यूज़ करेंगे एंड विच इज़ दिस, एंड एक एलिमेंट अपन टेम्प लेंगे। ये आपको याद होगा अगर आप इसमें जाओगे इमेजेस में, तो ये करना होता है बेसिकली, एक टेम्प, एक नेक्स्ट होता है, एक प्रीवियस होता है और एक टेम्प एलिमेंट होता है। उन तीन का यूज़ करके हम उसको नोड को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि ये आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो, मैं आपको अभी ऊपर से बता दूंगा। सबसे पहले क्योंकि आप रिमूव कर रहे हो तो p थ्रेड आपको म्यूटेक्स लॉक होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने जब म्यूटेक्स लॉक होल्ड कर लिया, अब एक प्रिंट मार देते हैं कि लॉक इज़ एक्वायर्ड, कुछ ऐसा, ठीक है। ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, अगर हेड नल नहीं है
जो कि हमने देखा कि हेड नल नहीं होगा अगर आपने एटलीस्ट एक बार कैश में एलिमेंट डाल रखा है तो। ठीक है, फॉर क्यू इज इक्वल्स टू हेड, क्यू जो होगा हेड से चलेगा, पी भी हेड से चलेगा, ठीक है, टेम्प भी हेड से चलेगा, तीनों हेड से चलेंगे। ठीक है, क्यू जब तक नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये चलाएंगे अपन। ठीक है, ओके। तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं तीनों को, क्यू हेड, पी हेड, टेम्प हेड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कहाँ तक चलना है, जब तक क्यू का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, और उसके लास्ट वाला हम पॉजिटिव वाला इटरेटर लगा रहे हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1। जैसे ऐसे होता है ना, आई इज इक्वल टू 0 जब तक आई लेस देन 10 नहीं हो जाता, और आई प्लस प्लस, वही हो रहा है यहाँ पे। तो फॉर लूप में 3 होता है, सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज कंडीशन, थर्ड इज इटरेशन। तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, और एक चेक लगाते हैं सबसे पहले, इफ़ क्यू नेक्स्ट, जो क्यू का नेक्स्ट है, ठीक है, जो क्यू जो जहाँ पे भी क्यू है उसका अगर नेक्स्ट वाले का टाइम, ठीक है, अभी वाले के टाइम के, देखो टेम्प सब पहले होंगे स्टार्ट अपने इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, LRU टाइम ट्रैक, इसका मतलब है क्यू का नेक्स्ट मतलब जो क्यू स्टार्ट होगा यहाँ से, अगर अपन देखते हैं इसको तो सब इधर से स्टार्ट होंगे, क्यू का नेक्स्ट जो ये है। ठीक है, ये अगर टेम्प जो कि तीनों पहले एक सेम पोजीशन पे हैं, ठीक है, अगर वो उससे छोटा है, मतलब ये वाले का टाइम कम है, इसका ज़्यादा हो गया टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प को मूव कर देंगे। ठीक है जी, मूव हो गया, लेट सपोज ये था, टेम्प मूव हो गया। ठीक है, और ये तब तक चलता रहेगा, और P इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, P क्यू के साथ ही रहेगा यहाँ पे दोनों। ये हो गया। अब क्या होगा, अब दोबारा हम गए, अब हमने दोबारा ये आगे बढ़ाया क्यू को, क्यू इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट, क्यू यहाँ पे आ गया। अब हमने दोबारा देखा कि भाई क्यू का जो नेक्स्ट है वो टेम्प के, मतलब इसका टाइम इससे ज़्यादा है या नहीं। लेट सपोज ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा है तो अगेन वो आगे बढ़ेगा, P वापस वहाँ पे आएगा। ठीक है, लेट सपोज चलो ये भी ज़्यादा है, लेट सपोज क्यू का टाइम जो नेक्स्ट वाले का टाइम है, जो इसका टाइम है वो टेम्प का टाइम है, इसका टाइम क्यू के नेक्स्ट वाले का टाइम जो ये है कम है। ठीक है, ओके, कम है, लेट सपोज ये है 20, ये है 10, ये है 5। ठीक है, तीनों सब पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, P, Q एंड टेम्प। ठीक है, अब क्या होगा, तीनों ने हेड से स्टार्ट किया, Q का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक चलेगा, और सबसे पहले Q से ही, मतलब जहाँ से वो है हेड से चलेगा। हमने बोला कि Q के नेक्स्ट का टाइम अगर इससे कम है, Q का नेक्स्ट ये है, इसका टाइम अगर टेम्प से कम है, तो हमने बोला कि ठीक है टेम्प को आगे कर दो, टेम्प को आगे कर दिया। ठीक है, P इज इक्वल टू क्यू कर दिया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब अगेन फॉर लूप में गए, Q अब क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट, अब Q क्या जाएगा यहाँ पे। अब लेट सपोज अगेन हम कंपेयर करेंगे कि Q का नेक्स्ट टेम्प का टाइम से कम है क्या, वो बोलेगा कम है, बोलेगा टेम्प को मूव कर दो। ठीक है, टेम्प को मूव कर दो, और P इज इक्वल टू क्यू कर दो, टेम्प को मूव कर दो, टेम्प को मूव कर दो, और P इज इक्वल टू क्यू कर दो। अब दोबारा इधर आओ, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्यू को नेक्स्ट करो, यहाँ पे लेके जाओ, और फिर देखो क्या Q के नेक्स्ट का टाइम टेम्प के टाइम से कम है क्या, नहीं है, 20 इज़ मोर देन 5, तो यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा, यहीं पे सब रुक जाएंगे, और फिर हम इधर आ जाएंगे। टेम्प हेड पे है, टेम्प हेड पे नहीं है, अगर हेड पे होता तो हेड रिमूव होगा यहाँ पे, पर हेड पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, P का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। P का जो नेक्स्ट था, ये जो 5 है, ठीक है, इसका टाइम है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब इसका टाइम सबसे कम है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे, और P का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, तो ये सीधा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने ये किया कि मैं आपको एक कमेंट डाल देता हूँ, ये हम क्या कर रहे हैं, इफ़ कैश इज़ नॉट एम्प्टी सर्च फॉर द नोड विच हैज़ द लीस्ट LRU टाइम ट्रैक एंड डिलीट्स इट। ठीक है, जिसका लीस्ट LRU टाइम ट्रैक है उसको हमने डिलीट कर दिया। अब आप इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, मोस्ट रिसेंटली भी कर सकते हो, और काउंटर बेस्ड भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट ये एल्गोरिदम है। तो बेसिकली जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर करा हो उनको ये याद रहेगा, पता ही होगा उनको ये सब, और
अब कुछ नहीं बचा है। अब कैश साइज़ इज़ इक्वल टू कैश साइज़, क्योंकि हमने एक एलिमेंट ऐड करा है तो कैश साइज़ कम होगा। जो भी हमने ऐड करा है उसका लेंथ माइनस साइज़ ऑफ कैश एलिमेंट, सब माइनस कर देंगे। माइनस strlen temp url, जो भी उसमें एलिमेंट हम डालते हैं -1 तो समझ के चलो ऐसे ही एक बेचारा ऐड कर देते हैं हम। temp url रुको, फ्री temp data, फ्री temp url एंड फ्री temp। ठीक है, ये सब फ्री कर दिया हमने। और यहाँ पे अब बाहर आ जाते हैं अपन इफ़ ब्लॉक से, जहाँ पे हेड नल था। अब हम क्या करते हैं, temp lock val इज इक्वल्स टू pthread mutex unlock, मतलब ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, उसको हम हमेशा इसमें स्टोर कर रहे हैं, जो आई डोंट थिंक हम कहीं यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक्चुअली प्रिंट करना चाहिए, बट दैट्स फाइन। मैं अपने जो कोड डालूंगा उसमें प्रिंट कर दूंगा। सो रिमूव कैश लॉक, स्पेलिंग चेक कर लेना, \n। ठीक है, और ये क्या कर दिया, प्रिंट f। ओके, दिस इज़ फाइन एंड रिटर्न। ओके, व्हाट इज़ दिस सेइंग इज़ कि यहाँ पे लॉक दे दो मुझे, किस लॉक को अनलॉक करना वो तो तुमने बताया नहीं, और दैट्स फाइन एंड void, इट्स void। व्हाट इज सेइंग इज़ कि ये लगा दो। ओके, सो अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये सारा कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा। अब अपनी एक मेक फाइल बनानी बची है, वो मैं बता देता हूँ फटाफट। बट ये सारा कोड है, अब इसको हम चलाएंगे। चलाने के लिए एक मेक फाइल चाहिए रहती है आपको, ठीक है। तो मेक फाइल फटाफट बना लेते हैं, मेक फाइल। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया है। मैं कर क्या रहा हूँ देखो, सबसे पहले दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मेक फाइल क्या होता है, जैसे आप जावा में ग्रेडल फाइल बनाते हो अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, Node.js में पैकेज जेसन फाइल से npm बिल्ड होता है, वैसे ही इसमें मेक फाइल यूज़ होती है। आप यहाँ से सबसे पहले CC का कंपाइलर बोल रहे हो कि C++ में G++ कंपाइलर यूज़ करना, और ये फ्लैग्स यूज़ करना। इस फ्लैग्स का आप मतलब समझ लेना, जी एंड वोल का फ्लैग का मतलब क्या है। एंड दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, इसका मतलब बता रहे हो आप क्या नाम है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, विच इज़ प्रॉक्सी सर्वर विद कैश, जो हमने इम्प्लीमेंट किया .c। इसको आपको पिक करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, G++, ठीक है। ये आप क्या रन कर रहे हो यहाँ पे, बेसिकली आप बोल रहे हो G++, जी वॉल, और उसके बाद ये, ठीक है। तो ये आप कर क्या रहे हो मैं बता देता हूँ। C++ या C में आप क्या करते हो, कोई भी फाइल होती है .c, उसको कंपाइल करना पड़ता है, एग्जीक्यूटेबल बनता है। आप बोल रहे हो कि एग्जीक्यूटेबल जो बनेगा proxy parse.o उसका नाम रखना, ठीक है। C फाइल कहाँ से उठाना, proxy parse.c से, ठीक है। ये जो proxy parse.c है इसको सबसे पहले उठाना, इसका एग्जीक्यूटेबल बनाना। LP थ्रेड को लिंक करना पड़ रहा है, जो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल है आपका, थ्रेड्स यूज़ कर रहे हो उसको लिंक करना पड़ रहा है स्पेसिफिकली, ये करना पड़ता है, आई डोंट नो वाई, बट बाकी सारी लाइब्रेरीज ऐसा नहीं करती, बट आपकी जो थ्रेडिंग है वो ऐसा बेसिकली मांगती है लिंकिंग, वो हमने कर दिया। अब फिर हमने क्या बोला, प्रॉक्सी सर्वर विद कैश, उसको proxy.o बना देना उसकी फ़ाइल, ठीक है, उसमें भी लिंक कर देना। अब आपके पास दो फाइल हैं, proxy parse.o, proxy.o। अब आपने क्या किया, इन दोनों को लिंक कर दिया, proxy parse.o, proxy.o विद थ्रेडिंग मॉडल, एंड इन सबको एक फ़ाइल बना दिया proxy, ठीक है। इसको अगर आप रिमूव कमेंट भी कर दोगे देन इट्स फाइन। फिर आपने लास्ट में क्या कर दिया, सारी प्रॉक्सी जो भी ओ से एंड होती थी रिमूव कर दी, ठीक है। और सिर्फ एक फाइनल फाइल जो कि आपकी प्रॉक्सी है वो बचेगी, उसको हम चलाएंगे। दैट्स इट। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, होगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, तो इस वीडियो पे यार अच्छे खासे लाइक्स चाहिए, है ना, कमेंट्स चाहिए, और तभी हम ऐसा कोई और लेके आएंगे, बिल्ड योर ओन वेब सर्वर फ्रॉम स्क्रैच। वीडियो कंप्लीट होती है, इसको चला के देखते हैं अभी हम कैसे चल रहा है। कोड मैं पुश कर दूंगा, ठीक है, कोड में सारा ये पुश कर दूंगा, ठीक है, कमेंट्स के साथ सब हो जाएगा। टर्मिनल में जाओ, जो आपने फाइल बनाई है, यहाँ पे आप एक्सटेंशन में जाके मेक डाउनलोड कर लेना, CMake, ठीक है, एक्सटेंशंस आती हैं CMake की, तो ये CMake डाउनलोड कर लेना जो भी है।
यहाँ पे मेक लिखते हैं, ओके। तो इसने सब कुछ किया। ये प्रॉक्सी फाइल अगर मैं दोबारा इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर ये पहले थी या नहीं पता नहीं, मेक करते हैं तो इसने प्रॉक्सी फाइल बना दी है। क्लियर कर देते हैं। अब प्रॉक्सी चलाते हैं 8080 पोर्ट पे। और अब मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, वो आप उस पर करोगे तो वो गेट रिक्वेस्ट मारती है। सब वैसे तो सारी रिक्वेस्ट जो होती हैं गेट रिक्वेस्ट ही जाती हैं अपने पास। तो आप इनकोग्निटो में चलाना, क्यों? क्योंकि ब्राउज़र की अपनी कैश होती है। जब आप पहली बार हिट मारोगे तो ये सबसे पहले मैं हिट मार रहा हूँ लोकल होस्ट 8080 पे, जो मैं ये चलाऊँगा, अभी मैंने चलाया नहीं है। और फिर मैं जो इसके बाद दूंगा, ये मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, ये पार्स कर लेगा। जो अपना प्रॉक्सी पार्सर लिखा हुआ है वो ऐसे ही पार्स करता है, जो इसके बाद है इसको उठाएगा, ठीक है। पहले वाला जो एंड पॉइंट है ये मेरे प्रॉक्सी तक जाने में हेल्प करेगा। तो इसको मैं चलाता हूँ, बट आप इनकोग्निटो में चलाना, क्योंकि ब्राउज़र की अपनी कैश होती है। आप एक बार खोलोगे इस वेबसाइट को तो वो खुल जाएगी। पहली बार आप खोल रहे हो, वेबसाइट अपने रिमोट सर्वर से जाएगी, रिमोट सर्वर से वेबसाइट लेके आएगी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो भी है, तो यहाँ से लेके आएगी और उसको कैश में डालेगी, ठीक है। अब आप दोबारा सर्वर रिक्वेस्ट मारोगे ना इनकोग्निटो के बिना, तो वो ब्राउज़र की कैश से उठा लाएगी, तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी कैश से उठा रही है नहीं, ठीक है। तो इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं। बाइंडिंग ऑन 8080 पोर्ट, फाइन। इसको एंटर मारते हैं तो ये आपकी जो भी है वेबसाइट खुलती है। यहाँ पे आता है URL नॉट फाउंड, मतलब आपने सबसे पहले देखो क्या हुआ, सेमाफोर वैल्यू 0, ठीक है। रिमूव कैश लॉक एक्वायर्ड, ठीक है। ये सब मैटर नहीं करता, मैटर करता है URL नॉट फाउंड। आपकी कैश में से URL नहीं मिला क्योंकि पहली बार था। रिमूव कैश लॉक, पहले लॉक एक्वायर हुआ था, फिर अनलॉक एक्वायर, मतलब अनलॉक हो गया। ये वैल्यू वगैरह चेक कर लेना, प्रिंट वगैरह सही से कर लेना। और कौन से IP एड्रेस है, अगेन पोर्ट नंबर कौन सा ओपन हुआ है, क्लाइंट किससे कनेक्ट हुआ है। प्रॉक्सी सर्वर है अपना, लोकल पे चल रहा है तो लोकल ही होगा। प्रॉक्सी सर्वर का पोर्ट ये वाला है ना। तो दैट्स फाइन। कौन सा सॉकेट ओपन हुआ है इस क्लाइंट के लिए, विच इज़ 55845। एंड अगर मैं इसमें दोबारा इसको खोलता हूँ, एंटर मारता हूँ, दोबारा खोलते इसको, अब देखो, अब मैंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि वो सेशन बंद करने के बाद, मैंने जब बंद नहीं किया था तुरंत खुल गया था क्योंकि कैश में स्टोर था। फिर मैंने वो सेशन बंद किया, नया इनकोग्निटो खोला, कैश क्लियर हो गई। फिर सबसे पहले मैंने जब हिट मारा URL फाउंड नहीं हुआ, मेरी कैश में वो चीज़ स्टोर हो गई, ठीक है। फिर मैंने बंद कर दिया। अब फिर मैंने दोबारा उसको खोला तो एक नया क्लाइंट ओपन हुआ, नया सॉकेट ओपन हुआ। देखो सबसे पहला को सॉकेट ओपन हुआ, सर्वर से लेके आए, कैश में डाल दिया, ठीक है। और वो मैंने रिटर्न कर दिया, वेबसाइट खुल गई। फिर मैंने क्लोज करके दोबारा अब खोला, गेट रिक्वेस्ट मारी। इसका बेसिकली ये वेबसाइट आपको HTML दे रही है ला के, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट है, ऑब्वियसली हमने गेट के लिए ही अपना वेब सर्वर बनाया है। और फिर मैंने क्या किया, इस सर्वर का, अब मैं सर्वर पे नहीं जाके कैश में से उस एलिमेंट को उठा के ले आया। कैसे पता, क्लाइंट इज कनेक्ट, सबसे पहले दूसरी बार क्लाइंट कनेक्ट हुआ तो URL फाउंड, यहाँ पे देख पा रहे हो URL फाउंड हो गया, ठीक है। LRU टाइम ट्रैक, ये टाइम स्टैम्प भी आपका प्रिंट हो गया। डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द कैश, कैश से रिट्रीव हो गया डेटा। एंड ऑल्दो आपका डेटा मूव्ड परमानेंटली, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ मूव्ड टू दिस, तो वो उसके बाद वो रीडायरेक्ट ही हुआ है। बट आप कैश में चीज़ें स्टोर कर पा रहे हो सर्वर से लाके। अब इस वाले प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट्स हैं। इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ गई है और आपको बहुत इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने में, तो आपको पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, हर एक चीज़ अच्छे से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क ऑन दिस अदर प्रोजेक्ट्स लाइक बैक एंड मास्टरी में, बट इस प्रोजेक्ट में अगर आप टाइम दो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। गेट रिक्वेस्ट को ही हैंडल करके बहुत अच्छा और बना सकते हैं, अच्छे से कैश प्रिंट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो है बिल्डिंग योर ओन एक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।